नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 1211 दुष्ट आत्माओं की शक्ति। अनुवादक सीके टेलन, संपादक सीके टेलन। उस व्यक्ति की पूछताछ के सामने कोई चुप नहीं रहा। युन शिन लॉफ्ट के आसपास कई लोग जमा थे जो अचानक हुए घटनाक्रम को देख रहे थे। रुए पिछवाड़े में थी और शोर सुनकर तुरंत बाहर भागी, लेकिन डोन शियाओवान ने उसे रोक लिया। रुए, वापस जाओ, बाहर मत आओ। शारीरिक शक्ति के मामले में रू एर सबसे कमजोर था। तो ये आप दोनों हैं। मैं आपको जानता हूँ। आप डोन शियाओवान हैं, मुख्य जड़ी बूटी विक्रेता। आप ये युन की दुकान के प्रबंधन की प्रभारी हैं। और तुम ही तो परी युकिन हो। तुम भी असंख्य अमर मंडप के विनाश में शामिल थी। नकाबपोश व्यक्ति की आवाज कानों को चुभ रही थी। जाहिर है वह ये युन के बारे में काफी कुछ जानता था। उसी क्षण परी युकिन की निगाहें उस आदमी के हुड की छाया को भेद कर उसके आधे चेहरे को देख पाईं। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उस पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो खून उसकी त्वचा के नीचे से रिस रहा हो, जिससे उसका रूप भयानक और डरावना लग रहा था। परी युकिन का दिल घबरा गया। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तुम स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स हो। हालांकि उसका रूप पूरी तरह बदल गया था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वह निस्संदेह स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ही था। परी युकिन की बातें सुनकर वह आदमी जोर से हंस पड़ा। ये सोचकर अच्छा लगता है कि कोई मुझे अभी भी याद करता है। हाँ, याद किया जाना बहुत अच्छा लगता है। तुम सही हो, मैं ही हूँ। उस आदमी ने अपने सिर से हुड हटाया और उसका पीला खून से सना हुआ चेहरा देखकर लोग सिहर उठे। क्या वह सचमुच स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स था? वहां कई ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने 20 साल पहले हुए भव्य रसायन सह चिकित्सा सम्मेलन को देखा था। उस समय स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स बेहद उत्साही दिख रहे थे। मायरीड सिटी के कई प्रमुख बुट उनका पूर्ण सम्मान करते थे। बाद में स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को ये उनके रूप में हार का सामना करना पड़ा और उनकी स्काईफायर शक्ति छीन ली गई। फिर भी उनका रुतबा ऊंचा बना रहा और आम लोगों की पहुंच से बाहर था। किसने सोचा होगा कि 2 दशकों में उनका ऐसा रूप बदल जाएगा? क्या तुमने किसी विधर्मी तकनीक में महारत हासिल की है? या उद्धरण चिन्ह। परी युकिन ने महसूस किया कि 20 वर्षों के बाद न केवल उसकी आभा और रूप में बदलाव आया था, बल्कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई थी। इतने कम समय में अपनी शक्ति को इस स्तर तक बढ़ाना निश्चित रूप से पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं था। यद्यपि ये युन ने तुमसे तुम्हारा सोआरिंग सरपेंट स्काईफायर छीन लिया, लेकिन तुमने सब कुछ नहीं खोया। ये युन से बदला लेने के लिए तुमने खुद को एक ऐसे रूप में बदल लिया जो न तो मनुष्य है और न ही भूत। क्या ये सब करना उचित था? परी युकिन ने उससे जोरदार स्वर में सवाल किया। वह स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के शरीर के भीतर से एक मृतस्थलीय आभा को भी महसूस कर सकती थी। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स तुरंत जोर से हंस पड़ा। ये युन, ये तो मजाक है। क्या वह मेरे कार्यों के लायक है? मेरे लिए तो सिर्फ असीमित शक्ति ही मायने रखती है। मुझे खुशी है कि मैंने यह फैसला सालों पहले लिया था। लगभग 2 दशकों के एकांतवास के बाद अब जब मैंने अपना एकांतवास समाप्त कर लिया है, तो मेरी उम्र 10 गुना बढ़ गई है और मेरी ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ये सब तुम्हारी जैसी चींटियों की कल्पना से परे है। मैं ये युन को सिर्फ इसलिए मारना चाहता हूं ताकि मैं अपने मानसिक राक्षसों से छुटकारा पा सकूं। बस इतना ही। वैसे यह विशाल दिव्य क्षेत्र मेरा होगा। जिस क्षण मैं एकांतवास से बाहर आया, तुम्हारा विनाश पहले से ही तय था। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स बोलते हुए युन शिन लॉफ्ट की ओर देखा और उसके होठों पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। ये दुकान कितनी भद्दी है। मैं इसे गिराकर शुरुआत करूंगा। जैसे ही स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने बोलना शुरू किया, उसने अपना हाथ झटक दिया, जिससे युन शिन लॉफ्ट में जोरदार कंपन होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह गिरने ही वाला हो। डोन शियाओवान घबरा गई। यह एक औषधीय क्लिनिक था जिसे युन ने उसे संभालने के लिए सौंपा था। उसने इसे सफल बनाने में 20 साल का समय और मेहनत लगाई थी। अब यह मायरीड सिटी का सबसे बड़ा औषधीय क्लिनिक बन चुका था। हालांकि डोन शियाओवान ने इसका जिक्र नहीं किया, पर मन ही मन उसे ये युन की विदाई से पहले कही बातें हमेशा याद रहीं। वह जानती थी कि युन एक बार फिर देखने जरूर आएगा और उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह चाहती थी कि जब वह लौटे तो उसे युन शिन लॉफ्ट का बिल्कुल नया रूप देखने को मिले। ये जानते हुए भी कि युन को अपनी इस संपत्ति की ज्यादा परवाह नहीं थी, वह अपना काम अच्छे से करना चाहती थी और उसे संतुष्ट करना चाहती थी। लेकिन अब स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के एक आकस्मिक हमले से उसकी 20 साल की कड़ी मेहनत बर्बाद होने वाली थी। बूम! युन शिन लॉफ्ट बहने लगा क्योंकि बड़े बड़े खंभे गिरने लगे और अलमारियों से टकराकर चकनाचूर हो गए। दवा की बोतलें जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गईं। यह दृश्य देखकर डोन शियाओवान का दिल बुरी तरह दुख से भर गया। वह जानती थी कि वह इनमें से किसी भी चीज को रोक नहीं सकती। उसने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को गुस्से भरी निगाहों से देखा, मानो उसकी निगाहें उसे भेद रही हो। युवती, तुम्हारी आंखों में मुझे अपार हत्या का भाव दिखाई दे रहा है। मेरी शक्ति के विरुद्ध तुम, जो मात्र एक दाव मैनिफेस्टेशन योद्धा हो, वास्तव में हत्या का भाव उत्पन्न कर सकती हो। शाबाश, बहुत शाबाश। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने ये कहते हुए भयानक मुस्कान बिखेरी। चूंकि तुम ये उनके अधीनस्थ हो और ये यून इस महामारी को दूर कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर में एक नया राक्षसी सेवक डाल दूंगा। देखते हैं कि ये यून इसे निकाल पाता है या नहीं। जैसे ही स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने बोलना शुरू किया, उसने डोन शियाओवान पर अपनी हथेली से प्रहार किया। ऐसा लगा मानो इस हमले ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया हो।
पल भर में काले बादलों ने सूरज को ढक लिया और एक राक्षसी आभा फैल गई। लोगों को स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की हथेली से एक दुष्ट आत्मा की गर्जना सुनाई दी। ये किसी ऐसे इंसान के चेहरे जैसा दिख रहा था जो दर्द से तड़प रहा हो, मानो वो सब कुछ निगल जाना चाहता हो। बूम बूम बूम। जब भयानक हवा उसके शरीर से गुजरी तो उसके पीछे स्थित यूनशिन लॉफ्ट पूरी तरह से फट गया और अंतहीन मलबे में तब्दील हो गया। पास खड़े लोग उड़ते हुए टुकड़ों से घायल हो गए। वे चीखते चिल्लाते जमीन पर गिर पड़े। डोंग शियाओवान इन सब के बीचों बीच थी। उसे ही उस दहाड़ती हुई दुष्ट आत्मा का पूरा प्रकोप झेलना पड़ा। वह स्थिर खड़ी रही, इसलिए नहीं कि वह बचना नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह जानती थी कि उसके लिए ऐसा करना असंभव था। उफ! दर्द से कराहते हुए वह चीखी, तभी दुष्ट आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले भी एक दुष्ट आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए वह इस अनुभूति से भली भांति परिचित थी। हालांकि अब उसके शरीर में मौजूद दुष्ट आत्मा पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। दुष्ट आत्मा, तुम दुष्ट आत्माओं को वश में कर सकते हो। नौ कड़ाही रसायन संप्रदाय के शिष्य होकर तुम वास्तव में स्वयं को पतित करने और अपनी आत्मा को दुष्ट आत्माओं को बेचने के लिए तैयार हो। परी यूकिन चिल्लाए। उसने आकाश अग्नि पवित्र हाथों के शरीर से एक परिचित आभा को महसूस किया था और अब उसे एहसास हुआ कि ये दुष्ट आत्माओं की शक्ति थी। मैंने अपनी आत्मा राक्षसी सेवकों को बेच दी। ये तो मजाक है। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स ने फेरी यूकिन की ओर देखा। तुम बहुत दिलचस्प हो। तुम्हारे दांतियान में ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षसी सेवक के अवशेष हैं। क्यों? क्या ये यून तुम्हारे दांतियान से राक्षसी सेवक को पूरी तरह से नहीं निकाल पाया, या उसने जानबूझकर राक्षसी सेवक की कुछ शक्ति छोड़ दी जिससे तुम उसे परिष्कृत करके अपनी शक्ति बढ़ा सको? शाबाश, बहुत बढ़िया। चूंकि आप में इतना साहस है कि आप उस राक्षसी सेवक को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए चक्की की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक सुखद आश्चर्य देता हूँ। जैसे ही स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने बोलना शुरू किया, उसने अपनी हथेली से फेरी यूकिन पर प्रहार किया। इस हमले में पहले जैसी ही भयानक राक्षसी शक्तियां थीं। इसने शून्य को सील कर दिया और परी यूकिन की ताकत के बावजूद भी वह इससे बच नहीं पाए। परी यूकिन दर्द से कराहते हुए कई कदम पीछे हट गई। उसकी भौहें तन गईं क्योंकि उसे अपने दांतियान में असहनीय पीड़ा महसूस हो रही थी। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने उसके भीतर एक दुष्ट आत्मा का प्रवेश करा दिया था जो उसकी पिछली आत्मा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये 20 साल पहले वाली आत्मा से बिल्कुल अतुलनीय थी। राक्षसी सेवकों द्वारा निगल लिए जाने के एहसास का आनंद ले। अध्याय 1212 निसंदेह होना। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स द्वारा रोपित राक्षसी सेवक जन्मजात राक्षसी सेवक थे जिन्हें उन्होंने बड़ी मेहनत से पाला पोसा था। एक बार ये राक्षसी सेवक शरीर में प्रवेश कर जाते तो परी यूकिन, जिन्हें राक्षसी सेवकों को परिष्कृत करने का अनुभव था, भी इनका सामना नहीं कर पाती। वे बिल्कुल आसान शिकार बन जाते। चूंकि ये यून छिपा हुआ है, मैं इन राक्षसी सेवकों को तुम में डाल दूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पीछे हटकर तुम सबको मरते हुए देखेगा। जैसे ही स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने ये कहा, अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने महसूस किया कि 3 दिशाओं से कुछ शक्तिशाली शक्तियां उसकी ओर तेजी से बढ़ रही हैं। वे मायरीड सिटी के विशेषज्ञ थे। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी और घबराया नहीं। वह हवा में दृढ़ता से खड़ा रहा और उनके आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही क्षणों में नीले रंग के वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के सामने नीले रंग के धुएं के एक गुबार की तरह प्रकट हुआ। इस व्यक्ति को देखते ही स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के चेहरे पर मुस्कान छा गई। नगर स्वामीकिन, आप कैसे हैं? स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की मुलाकात नगर स्वामीकिन से 20 साल पहले हुई थी। उस समय नगर स्वामीकिन की तुलना में उनमें स्वाभाविक रूप से बहुत कमियां थीं, लेकिन आज वे शांत और तनावमुक्त थे। अपनी वर्तमान साधना के स्तर पर वह नगर स्वामीकिन के स्तर को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वास्तव में उसे केवल अर्ध दिव्य स्वामी स्तर का ही माना जाता था। वह अभी भी दिव्य स्वामी स्तर से थोड़ा ही पीछे था। दिव्य स्वामी राजचिन्ह प्राप्त करने की तो बात ही दूर थी। नगर स्वामीकिन के ठीक पीछे पैराडाइज चैप्टर की सिद्ध शिष्या कियानहुआ और गुयुआन परिवार की गुयुआन पोतियान थी। सिद्ध शिष्या कियानहुआ एकांतवास में थी, लेकिन जब उन्हें अपने शिष्या के संकट में होने की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपना एकांतवास समाप्त कर दिया। किन एर परी यूकिन के पीले पड़े चेहरे को देखकर परफेक्टेड कियानहुआ का चेहरा पाले की तरह ठंडा पड़ गया। ये तुम हो? स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स ने परिपूर्ण कियानहुआ को उदासीनता से देखा। परिपूर्ण कियानहुआ, है ना? 20 साल पहले तुम मेरे जीवन और मृत्यु पर अपना अधिकार रखती थी और मुझे भागने पर मजबूर करती थी। 20 साल बाद हम फिर से असंख्य दिव्य क्षेत्र में मिल रहे हैं। किन एर को रिहा करो वरना तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी बदतर होगा। हा। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स जोर से हंसा। उसका शरीर धीरे धीरे अलौकिक हो गया और एक धुंधली काली परछाई में बदल गया। वह कुछ हद तक राक्षसी सेवकों के असली रूप जैसा दिख रहा था। मौत से भी बदतर जिंदगी। तुम इसे आजमा कर देखो। उनमें रोपित शैतानी सेवक मेरे ही अंग हैं। अगर मैं मर गया तो उनका हाल बुरा होगा। हाँ, ये दोनों तो बस एक चेतावनी है। हर दिन जब तक ये यून प्रकट नहीं होता और अधिक लोगों में बुरी आत्माएं समाहित होती जाएंगी, अंततः संपूर्ण मिरियड सिटी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कर्कश हंसी के बीच स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की काली आकृति पल भर में आकाश में उड़ गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। जहां तक सिद्ध कियानहुआ, नगर स्वामीकिन और अन्य लोगों की बात है, उनके चेहरे बेहद ही भयावह ढंग से जमे हुए थे। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के प्रकट होने से वे भयभीत हो गए। क्या वह इस तरह का रूप धारण कर सकता था? ये स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स लगभग एक दुष्ट आत्मा बन चुका है। ये कहीं भी जा सकता है और इसकी गति अत्यंत तीव्र है। अगर हमने कोई कार्रवाई भी की होती तो भी इसे रोकना लगभग असंभव था। नगर प्रमुख किन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा।
अब जब स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के पास इतनी शक्ति आ गई थी तो उसे कुछ भी करने में कोई झिझक नहीं थी। जहां तक उनकी बात है, वे संपार्श्विक क्षति पहुंचाने के डर से बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स मायरीड सिटी में एक अहंकारी उत्पात मचाने आया था, लेकिन वे केवल असहाय होकर उसे भागते हुए देख सकते थे। किन सिद्ध किया न हुआ परी यूकिन के पास दौड़ी। उसने युआनची से उसे घेर लिया और उसके दांतियान की जांच की। परफेक्टर किया न हुआ की आंखों की चमक जैसे ही उसने पूछताछ की वैसे ही फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव प्रकट हुए। किन चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुष्ट आत्मा के हाथों मरते हुए चुपचाप नहीं देखूंगी। सिद्ध किया न हुआ ने परी यूकिन के शरीर में युआनची का संचार किया, लेकिन यह मानो किसी चट्टान का समुद्र की गहराई में डूब जाना था। परी यूकिन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की वापसी संभवतः उत्तरी मिस्टिक डिवाइन टेरिटरी में फैली महामारी से जुड़ी है। मुझे लगा था कि कोई उसके पीछे से उसे नियंत्रित कर रहा है। इस बार उसने यीयुन को बाहर निकालने के लिए मुझ पर और मिस शियाओवान पर हमला किया। उद्धरण चिन्ह, पिछली बार प्लेग का इलाज करने वाली एकमात्र व्यक्ति यीयुन ही थी। परी यूकिन जानती थी कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स का उद्देश्य केवल बदला लेना ही नहीं था, बल्कि उस एकमात्र व्यक्ति को भी खत्म करना था जो बुरी आत्माओं से निपट सकता था। ऐसी परिस्थितियों में वह अपने स्वार्थ के लिए यीयुन को कैसे फंसा सकती थी। डोंग शियाओवान भी ऐसा ही महसूस करती थी, लेकिन कहीं ज्यादा मजबूती से। उसके मन में यीयुन के लिए भावनाएं थीं और वह यीयुन को किसी भी खतरे में डालने के बजाय मरना पसंद करती। परी यूकिन कुछ कहने ही वाली थी कि उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया और उसका शरीर बेजान हो गया। लड़खड़ाते हुए वह बेहोश हो गई। किन सीधा हो चुकी किया न हुआ ने झटपट परी यूकिन को अपनी बाहों में भर लिया। उसी समय डोंग शियाओवान भी बेहोश हो गई थी। रू एर ने उसे सहारा दिया। यह सिद्ध किया न हुआ चिंतित दिखी। अतीत में ऐसा होने पर इतनी जल्दी बेहोशी नहीं होती थी। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स द्वारा रोपित दुष्ट आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। डोंग शियाओवान इसे सहन नहीं कर पाएगी। यूकिन के शरीर में मौजूद दुष्ट आत्मा तो और भी अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा उसके अंदर पहले से ही एक दुष्ट आत्मा मौजूद थी, इसलिए दोनों ने मिलकर उसके प्रभाव को और भी बढ़ा दिया, जिससे उसके लिए इन दोनों के संयुक्त प्रभाव को सहना मुश्किल हो गया। नगर प्रमुख किन ने तुरंत जांच करने के बाद कहा। दोनों महिलाएं बेहोश हो गई थीं। युन शिनलॉफ्ट अब खंडहर बन चुका था और रुए डोंग शियाओवान को गोद में लिए हुए लगभग रोने ही वाली थी। वे क्या करते? क्या वे डोंग शियाओवान और परी यूकिन को मरते हुए देखते रहते? रुए काफी समय से यीयुन का पीछा कर रही थी। उसे यकीन था कि यीयुन ये सब देखना बिल्कुल नहीं चाहेगी, लेकिन वे यीयुन को कैसे ढूंढेंगे। लेकिन इसी क्षण नगर स्वामी किन का चेहरा बदल गया। उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और नगर स्वामी के महल की ओर देखा। नगर स्वामी के महल के ऊपर काले बादल छाए हुए थे, मानो कोई भयानक देवता प्रकट हो गया हो। अच्छा नहीं, नगर स्वामी किन का चेहरा बदल गया। डोंग शियाओवान और परी यूकिन को अनदेखा करते हुए वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गए और नगर स्वामी के महल की ओर उड़ गए। परफेक्ट किया न हुआ ने अपने दांत भींचे और उसके पीछे पीछे चलने लगी। काले बादल घनी राक्षसी गैसों से बने थे और स्पष्ट रूप से स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स का काम थे। वह गया नहीं था, बल्कि सिटी लॉर्ड मैनर में प्रकट होने से पहले उसने एक छलावा किया। कड़ी सुरक्षा वाले सिटी लॉर्ड मैनर को स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के सामने निर्जन प्रतीत हुआ। वह कान फाड़ देने वाली कर्कश हंसी हंसा। पिताजी, मुझे बचाओ, एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसके बाद स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की उन्मादी आवाज आई। किन झेंगियान, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये निकम्मा जिसे एक राक्षसी सेवक भी अपने वश में करने की जहमत नहीं उठा सका। किन झेंगियान ठीक समय पर वहां पहुंच गया। दूर से उसने देखा कि घनी राक्षसी गैसें एक मोटी और विशाल राक्षसी भुजा में परिवर्तित हो गई। उसने एक युवक को पकड़ लिया जो कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे छोटा बेटा किन वुफेंग था। अतीत में किन वुफेंग घूमने फिरने के लिए मिरियड इमोर्टल पैलेस गया था और सी युशिन के धोखे में आकर उसने लड़ाई की शर्त लगा ली। उसने अपनी भुजाएं दांव पर लगा दी और लगभग कटने से बाल बाल बचा। यदि यीयुन ने समझौता न किया होता तो किन वुफेंग बुरी तरह अपंग हो जाता। उस क्षण से किन झेंगियान ने किन वुफेंग को लंबे समय तक एकांतवास में रखा और उसे अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि किन वुफेंग अयाशी में लिप्त रहा। उसकी साधना का स्तर धीरे धीरे ही सुधरता रहा क्योंकि उसका सारा ध्यान सुख और स्त्रियों पर केंद्रित था। जब भी उसे मौका मिलता वह चुपके से स्वर्गीय खजाने के मेहराब पर जाता था। हाँ, चूंकि कोई भी राक्षसी सेवक इस बेकार चीज पर कब्जा करने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं इसे अपाहिज कर दूंगा। नगर स्वामी किन, समझो मैंने तुम्हारे लिए कचरा साफ कर दिया। जैसे ही स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने बोलना शुरू किया उसने किन वुफेंग के दांतियान पर प्रहार किया। किन वुफेंग दर्द से चीख उठा और उसका शरीर ऐसे नीचे गिर गया जैसे किसी पतन की डोर कट गई हो। अध्याय 1213 एकांतवास से बाहर निकलना। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। वुफेंग किन झेंगियान क्रोधित हो उठे। भले ही उनका पुत्र कुछ खास न बन पाया हो, लेकिन अंततः वह उनका पुत्र ही था। अपने पूरे युद्धकाल में एक स्त्री थी जिससे वे अत्यंत प्रेम करते थे। किन झेंगियान के शत्रुओं ने उसका पीछा किया और उसके साथ संबंध रखने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये बात किन झेंगियान के लिए एक चिरस्थायी पीड़ा बन गई थी। उनका पुत्र भले ही निकम्मा रहा हो, लेकिन किन झेंगियान अब भी उससे प्रेम करते थे और उसे अपने जीवन में जगह देते थे। उस समय यीयुन ने अपने बेटे की खातिर सी युशिंग से लड़ाई की थी। तब तो वह बच गया था, लेकिन अब स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने उसे अपंग कर दिया था। हाँ, किन झेंगियान, दानव आत्मा स्वामी ने असंख्य दिव्य क्षेत्र की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। आज से मैं समय समय पर असंख्य नगर का दौरा करूंगा, मेरा इंतजार करना। जैसे ही स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने बोलना शुरू किया उसका शरीर एक धधकते तीर की तरह आकाश में ऊपर की ओर उड़ गया।
जब वह आकाश में बहुत ऊपर पहुंचा तो उसका शरीर दर्जनों परछाइयों में बदल गया और फिर गायब हो गया। पलक झपकते ही वह ओझल हो गया। ये किस तरह की पलायन कला थी? ये दृश्य देखकर सिदकिया हुआ और गुयुआन पोटियन असहाय महसूस करने लगे। यद्यपि वे पहले तो आकाश अग्नि पवित्र हाथों को दबाने की अपनी क्षमता पर आश्वस्त थे, लेकिन जब वे उसकी परछाई को भी नहीं पकड़ सकते थे तो वे क्या कर सकते थे? उसी क्षण किन झेंगियान किन वुफेन के बगल में आ गिरा। अपने बेटे के चकनाचूर और खून से लथपथ शरीर को देखकर किन झेंगियान को बहुत कष्ट हुआ। पिताजी, मुझे बचाए, मुझे बचाए, किन वुफेन ने बड़ी मुश्किल से कहा। उसने अपने खून से सने हाथ इस तरह फैलाए मानो वह किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में आशा और आक्रोश दोनों झलक रहे थे। किन झेंगियांग ने अपना सिर हिलाया। वुफेन का भविष्य अब निश्चित था। किन झेंगियांग अपने सबसे छोटे बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। अगर स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स न होते तो वह भी देर सवेर इसी हालत में पहुंच जाता। भविष्य में एक नश्वर प्राणी के रूप में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करो। किन झेंगियांग के ऐसा कहने के बाद उसने किन वुफेन के मुंह में एक गोली डाल दी। किन झेंगियांग की ये बात सुनकर किन वुफेन की आंखों में आशा निराशा में बदल गई। उसने मुंह भर खून खांसा और शायद इस मानसिक आघात को सहन न कर पाने के कारण तुरंत बेहोश हो गया। किन झेंगियांग ने आह भरी और चुप हो गया। अंकल किन, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स प्रकट हुई और चुपचाप किन झेंगियांग के पास चली गई। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के हमले के दौरान वह एकांत में थी जबकि किन वुफेन अपनी दासियों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उन पर ही हमला हुआ। जब राजकुमारी श्वेत लोमड़ी शोर सुनकर बाहर आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा वह किन वुफेन को भी नहीं बचा पाती। माफ कीजिए, राजकुमारी व्हाइट फॉक्स ने अपराध बोध से कहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को रोकना नामुमकिन है। अगर किसी को दोष देना है तो वो मैं हूं। अगर उसमें तुम्हारी थोड़ी सी भी ताकत होती तो शायद वो स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के हमलों को कुछ देर और झेल पाता ताकि मैं आकर उसकी मदद कर सकूं। किन झेंगियांग तुरंत सिटी लॉर्ड मनो की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंकल किन, मुझे आश्चर्य है कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स द्वारा उल्लिखित ये दानव आत्मा कौन है। यदि वह दानव आत्मा के आदेशानुसार असंख्य दिव्य क्षेत्र से निपट रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह आपदा केवल महामारी तक ही सीमित नहीं है। हाँ, सही है, शायद पूरे यान देव स्वर्ग में विपत्ति आ सकती है। मैं ये यून को ढूंढने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब मेरी यही इच्छा है कि वह प्रकट न हो। ये यून बहुत छोटा है और ऐसी उथल पुथल का सामना नहीं कर पाएगा। अपने गुरु को वापस बुलाओ, मुझे उसे फिर से परेशान करना पड़ेगा। किन वुफेन बोलते हुए दूर कहीं देख रहा था, उसकी भौहें तन गई थी। असंख्य दिव्य क्षेत्र का सत्ता संघर्ष अभी अभी समाप्त हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों की शांति के बाद क्या वे एक और कड़वे संघर्ष में उतरने वाले थे। ... खेती बाड़ी में समय का कोई बंधन नहीं होता था। ये यून ने जिस छोटी सी दुनिया में खुद को अलग थलग कर लिया था, वहां अभी भी तेज धूप और हरी भरी वनस्पति मौजूद थी। ये यून एक कमरे में पत्थर के पलंग पर पालती मारकर बैठा था। उसके बगल में आध्यात्मिक जल का एक पात्र रखा था। इन वर्षों के दौरान आध्यात्मिक जल ने ये यून को आवश्यक स्वर्ग पृथ्वी युआंची प्रदान करके उसकी सफलताओं में सहायता की थी। ये यून ने आधे से अधिक आध्यात्मिक जल को अवशोषित कर लिया था। जो एक विशाल आध्यात्मिक जल स्रोत के रूप में शुरू हुआ था वह अब एक छोटी सी धारा में बदल गया था। इसी क्षण ये यून ने अपने हाथ से आध्यात्मिक जल की ओर इशारा किया। सेम के आकार की कुछ जल की बूंदें ऊपर तैरने लगी। उनका सार संघनित होकर एक धुंधला धब्बा बनाने लगा, जिसे ये यून के खुले हुए मुख ने निगल लिया। जब पानी की ये बूंदें ये यून की नसों में प्रवेश कर गईं, तो वे धीरे धीरे ये यून के दांतियान में समाहित हो गईं और नीले रंग के लकड़ी के दिव्य वृक्ष के जड़ नेटवर्क में गहराई तक चली गईं। इन दिनों ये यून प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में जल को प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध करती थी। यह आध्यात्मिक जल अनजाने में ही नीले रंग के दिव्य वृक्ष की जड़ों के नीचे पहुंच जाता था और उस वृक्ष के लिए पोषण का स्रोत बन जाता था, जिससे उसका विकास होता था। ये यून की साधना के स्तर की बात करें तो उन्होंने कुछ समय पहले ही दाव पैलेस के चौथे तल के स्तर में प्रवेश किया था। उसी क्षण ये यून को अचानक कमरे के बाहर से शीए की आवाज सुनाई दी। भाई यून, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे लोगों के एक समूह के आने का आभास हो रहा है। अरे, ये यून थोड़ा हैरान हुआ। इतने सालों से उसने एक निर्जन स्थान पर एकांतवास करना चुना था। अब तक केवल छोटे छोटे जानवर ही पानी के लिए झील के पास आते थे। पहाड़ों में इतनी गहराई तक लोगों के समूह का आना वाकई दुर्लभ था। ये यून ने दरवाजा खोला और देखा कि लिंगशी एयर प्रवेश द्वार पर बेहद खूबसूरत खड़ी है। उसके चेहरे पर एक स्वस्थ चमक थी और उसके अंदर जीवन शक्ति पहले से कहीं अधिक जीवन थी। उसका शरीर सुगठित हो चुका था और वह ऊर्जा से भरपूर प्रतीत हो रही थी। अगर उसे यह पता न होता कि लिंगशी एयर का शरीर निराकार है तो वह निश्चित रूप से यह मान लेता कि वह मांस और खून से बनी एक असली युवती है। वैसे जब से लिंगशी एयर ने साधना शुरू की है, उसकी आत्मा की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उसकी साधना प्रतिभा अद्भुत है। फिर भी यह देखते हुए कि वह विधर्मी देवता अग्निबीज से उत्पन्न एक निराकार शरीर थी, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जैसे जैसे शी एयर की ताकत बढ़ती गई, उसका शरीर भी परिपक्व होने लगा। उसकी लंबाई 1 इंच बढ़ गई और वह 10 साल की बजाय 12 साल की दिखने लगी। वह अब भी मासूम और प्यारी थी, लेकिन उसमें एक किशोरी की सुंदरता की झलक दिखाई देने लगी थी। कौन है वे? वे योद्धा हैं। वे बेहद दयनीय हालत में लग रहे हैं। उनमें से कुछ घायल भी हैं। अब लिंगशीर की शक्ति में काफी वृद्धि हो चुकी थी, इसलिए वह आध्यात्मिक रूप से पॉकेट वर्ल्ड से बाहर भ्रमण करने में सक्षम थी। शीर का स्वभाव सक्रिय था। चूंकि ये यून इतने लंबे समय तक एकांत में रहे थे और वह अकेली थी, इसलिए एक कक्ष में लगभग 1 दशक बिताना उसके लिए काफी उबाऊ था। वह ये यून के भेद खुलने के डर से अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती थी।
इसलिए उसने घाटी के नज़ारों को देखने के लिए आध्यात्मिक यात्रा का सहारा लिया। वहां उसने हिरणों को पानी पीते और खरगोशों को घास चरते देखा। आज वह मौज मस्ती करना चाहती थी, लेकिन उसने लोगों के एक समूह को जंगल में भागते हुए देखा। उन्होंने छिपने के लिए एक घेरा बना रखा था और ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ कुछ दिनों तक आराम करने का इरादा रखते हैं। इसलिए उसने ये यून को सूचित करने का फैसला किया। क्या वे घायल हैं? ये यून ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तो चलिए बाहर जाकर देखते हैं। बाहर सचमुच लिंग शी एर बेहद खुश थी। वह पहले सूर्य दफन रेत सागर में फंसी हुई थी। ये यून के साथ उस विशाल घेरे से बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह बेहोश थी। जब उसे होश आया तो वह ये यून के साथ एकांत में थी। इतने सालों में उसने कभी बाहरी दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखा था। हाँ, अब समय आ गया है कि मैं एकांतवास से बाहर आ जाऊं। बहुत समय हो गया है। ये यून ने अंगड़ाई ली और पत्थर के पलंग से उठ खड़ा हुआ। जब वह समाधि जैसी अवस्था में पहुंच गया तो समय का पता ही नहीं चला। उसे स्वयं भी नहीं पता था कि कितने वर्ष बीत गए। हाल के वर्षों में ये यून ने महसूस किया कि उसकी साधना की गति में स्पष्ट कमी आई है। वह जानता था कि वह एक छोटी सी बाधा के संपर्क में आने लगा है। योद्धा केवल एकांतवास से साधना नहीं कर सकते थे, उन्हें बाहरी दुनिया और युद्ध का अनुभव करना आवश्यक था। कभी कभी संयोगवश ऐसा ज्ञानोदय हो जाता था जो एक लंबे एकांतवास के बराबर होता था। अतीत में मिले अवसरों के कारण ये यून को अनेक अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुई। उनके पास उन सभी को आत्मसात करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने लंबे समय तक एकांतवास में रहने का निर्णय लिया। इससे वे अपनी नींव मजबूत कर सकते थे और अब जब उनका लक्ष्य प्राप्त हो चुका था तो वे स्वाभाविक रूप से अपना एकांतवास समाप्त कर सकते थे। चलो चलते हैं, अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। ये यून ने पीछे मुड़कर उस पॉकेट वर्ल्ड पर नजर डाली जिसे वह पीछे छोड़ आया था। उसने उसमें सब कुछ छोड़ने की योजना बनाई थी। उसने सभी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां ले ली और उन चीजों को वहीं छोड़ दिया जो उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी, जैसे कि साधना के लिए इस्तेमाल होने वाली जैद की पर्चियां, निम्न श्रेणी की गोलियां और अवशेष, और उसके द्वारा प्राप्त हथियार। आने वाले समय में जब उसकी छलावरण प्रणाली की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, शायद कोई युवा यहाँ आए और इन चीजों को खोज निकाले। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। यह सोचकर ये यून थोड़ा उदास हो गया। एक समय था जब वह ईश्वर की कृपा से प्राचीन काल के खंडहरों में प्रवेश करता था और अवसर प्राप्त करता था, लेकिन अनजाने में ही वह अब एक ऐसा वरिष्ठ बन चुका था जो दूसरों के लिए खंडहर और अवसर छोड़ सकता था। अध्याय 1214 संप्रदाय का सफाया। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। जिस भूमि पर यून ने एकांतवास किया था वहां एक विस्तृत पर्वत श्रृंखला और घाटी के बीचों बीच एक नीले रंग की झील थी। शांत दिनों में झील की सतह एकदम शांत होती थी, उस पर एक भी लहर नहीं उठती थी। रात में झील में गोल चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता था जिससे वह अत्यंत सुंदर प्रतीत होती थी। चूंकि यह झील निर्जन थी, इसलिए लिंग शी एर ने स्वयं को इसकी स्वामी बनने का दायित्व सौंपा। उसने इसका नाम मिरमून लेक रखा। उसी क्षण मिरमून लेक के किनारे 4 पुरुष और 2 महिलाएं प्रकाश की शानदार चिंगारियों के साथ उतरे। समूह का नेतृत्व कर रहा व्यक्ति लगभग 50 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति लग रहा था। उसके शरीर में खून की भारी कमी थी और उसकी छाती पर एक घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी धारदार हथियार से काटा गया हो। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने आसपास के इलाके को देखते हुए कहा, हम पहाड़ों में काफी अंदर तक तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कई जंगली और रहस्यमय जीव हैं। अगर हम जंगल में और अंदर गए तो खतरा हो सकता है। मैं घायल हूं और शरीर में फैले जहर को काबू करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे यहाँ आराम करना है ताकि मैं ठीक हो सकूं। अगर हम आगे बढ़ते रहे और जंगल में घुस गए तो मुझे डर है कि हम मर जाएंगे। जब वह बोल रहा था तब अधेड़ उम्र का वह आदमी हौंफ रहा था। उसके चेहरे पर कई बैंगनी धब्बे थे जो जहर के स्पष्ट संकेत थे। बड़े भाई, मैं यहाँ एक छलावरण व्यवस्था स्थापित कर दूंगी। चलिए हम यहीं आराम करते हैं, 30 वर्ष की आयु की प्रतीत होने वाली एक महिला ने कहा। इस समूह में 3 पुरुष और 2 महिलाएं काफी उम्रदराज लग रहे थे। एक और युवक था जो लगभग 14 वर्ष का लग रहा था। उसका गोल चेहरा अभी भी बच्चों जैसा था। उसकी गहरी काली आंखों में अटूट इच्छाशक्ति झलक रही थी। अपने युद्ध कक्ष चाचा के निर्देश सुनकर युवक ने जमीन साफ करना और विश्राम करने के लिए जगह बनाना शुरू कर दिया। वह अभी छोटा था और किसी भी प्रकार की छुपने की व्यवस्था करने में असमर्थ था। वह केवल कुछ छोटे मोटे काम ही कर सकता था। ये झील वाकई खूबसूरत है। यह मुझे हमारे संप्रदाय की बर्फीली झील की याद दिलाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ का नजारा अलग है। मिरमून लेक को देखते हुए एक अधेड़ उम्र की दिखने वाली महिला ने उदास भाव से आह भरी। उनके संप्रदाय की बर्फीली झील पर साल भर बर्फबारी होती थी, लेकिन वह किसी भी मौसम में कभी जमती नहीं थी। सर्दियों में झील के किनारे गुलाबी बेर उगाते थे जिससे एक मनमोहक दृश्य बनता था। 30 साल की एक और महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, दुखी मत हो। भले ही हमारा संप्रदाय अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हम अभी भी जीवित हैं। जब लिंगर बड़ी हो जाएगी तो हम आइस लेक आइलैंड को फिर से स्थापित कर सकते हैं। बोलते समय महिला ने युवक के सिर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर कोमल स्नेह और देखभाल झलक रही थी, क्योंकि आइस लेक द्वीप से बचे हुए वे कुछ ही लोग थे। युवक ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह मन ही मन दृढ़ और संकल्पित हो गया। वह अभी किशोर ही था, लेकिन अपने कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी का बोझ उठा चुका था। जब दोनों महिलाएं बात कर रही थीं, तभी उन्होंने छलावरण के झंडे लगा दिए। आइस लेक आइलैंड का सबसे बेहतरीन छलावरण तंत्र लगभग तैयार था। इसके सफलतापूर्वक लग जाने से वे अस्थायी रूप से सुरक्षित हो जाएंगी। गहरे पहाड़ काफी ठंडे और सुनसान थे, लेकिन वहां कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद थी। वे अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने से पहले कुछ दिनों तक आराम कर सकते थे।
पब फ्यूचर विज्ञापन। उनका नेतृत्व कर रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ गोलियां खा ली थीं और खुद को ठीक करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके चेहरे पर बैंगनी धब्बे कम नहीं हुए, उसके सीने का घाव भी ठीक नहीं हो रहा था, बल्कि लगातार बहता जा रहा था। उसके खून में धुंधला सा कालापन दिखाई दे रहा था। मार्शल अंकल, क्या आप ठीक हैं? युवक ने सबसे पहले उस व्यक्ति की अजीब हालत देखी। वह घबरा गया क्योंकि वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति उन छाओं में सहारा था। वह आइस लेक द्वीप का उपद्वीप स्वामी था। वे सब केवल उसकी बहादुरी और बहादुरी से की गई लड़ाई के कारण ही जीवित बच पाए थे और यहाँ तक पहुंच पाए थे। बड़े भाई, क्या आपने फ्रॉस्ट कोकून आइसहार्ट पिल का सेवन नहीं किया था? ये जहर के प्रसार को रोकने में सक्षम क्यों नहीं है? 30 वर्ष की महिला घबरा गई। उसे विश्वास था कि विषनाशक गोली खाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसी क्षण अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अचानक अपनी छाती पर हाथ मारा और मुंह भरकर काला खून थूक दिया। जब वह खून घास पर गिरा तो उसने तुरंत हरी घास को सुखा दिया और उसकी रौनक छीन ली। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुंह भर विषैला खून बाहर निकाला, तब जाकर वह आखिरकार चैन की सांस ले पाया। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लालिमा छा गई। जहर वाकई बहुत तेज था, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट कोकून आइसहार्ट पिल भी उसे उसके शरीर से पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पा रही थी। गोली सिर्फ जहर को दबा सकती थी। उसे नहीं पता था कि वह इस जहर को जड़ से खत्म कर पाएगा या नहीं। अगर उसने इसे नहीं हटाया तो शायद वह कुछ ही वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को मृत्यु से डर नहीं लगता था। उसे केवल इस बात का डर था कि उसकी मृत्यु के परिणामस्वरूप लिंगर उसके मार्गदर्शन और संरक्षण से वंचित हो जाएगा और उसे परिपक्व होने का अवसर नहीं मिलेगा। बड़े भाई, आपके साथ कुछ भी अप्रिय नहीं होना चाहिए, एक थोड़े कम उम्र के व्यक्ति ने कहा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने स्थित झील से इंद्रधनुषी रंग की एक किरण निकली। प्रकाश आकाश में तेजी से फैल गया और अपार आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी ओर उमड़ पड़ी। क्या समूह में दहशत फैल गई? क्या उनके सामने घटित हो रहा दृश्य किसी रहस्यमय खजाने का जन्म हो सकता है? नहीं, यह एक सरणी निर्माण है। अधेड़ उम्र का नेता अधिक ज्ञानी था। उसके बोलते ही अपार ऊर्जा का प्रवाह हुआ। आधा बना हुआ छलावरण तंत्र उस ऊर्जा के प्रवाह से नष्ट हो गया। झंडे आसमान में उड़ा दिए गए। यह उनके संप्रदाय की प्रमुख ऊर्जा संरचनाओं में से एक थी। फिर भी यहाँ पहले से मौजूद ऊर्जा संरचना की अवशिष्ट ऊर्जाओं द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। उसी क्षण समूह ने महसूस किया कि उनके सामने की झील सिकुड़ गई थी और किनारे पर पेड़ दिखाई देने लगे थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे अब तक जो देख रहे थे वह एक भ्रम था? समूह ने एक दूसरे को देखा। स्वच्छता के प्रति अपने प्रेम के कारण दो महिलाओं ने झील से पानी भी निकाला था। उन्होंने उस पानी से अपना चेहरा धोया था, तो फिर झील का ठंडा और ताजगी भरा पानी भला भ्रम कैसे हो सकता है? यह एक गुप्त संरचना है, लेकिन ये बेहद रहस्यमय है। हमारे आइस लेक आइलैंड की संरचना से कहीं बेहतर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ कोई विशेषज्ञ रहता है या हम गलती से किसी खंडहर में घुस आए हैं। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता का भाव था। दोनों ही संभावनाएं बेहद खतरनाक थीं, खासकर पहली वाली। कुछ एकांतप्रिय विशेषज्ञों का व्यक्तित्व विचित्र होता है। अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा। उसी क्षण उन्होंने अपने सामने का अंतरिक्ष विकृत होते देखा। 16 या 17 वर्ष का दिखने वाला एक किशोर अचानक प्रकट हुआ, जिसके साथ एक ऐसी युवती थी जो लगभग 10 वर्ष से थोड़ी बड़ी थी। उस नन्ही लड़की के बालों में 2 जूड़े बने हुए थे और उसका लाल चेहरा अभी भी थोड़ा सा मासूमियत से भरा हुआ था। वह भोली और प्यारी लग रही थी, मानो जंगल में रहने वाली कोई परी हो। युवक दिखने में सुंदर और असाधारण व्यक्तित्व वाला था। उसकी आंखें तारों भरे आकाश की तरह गहरी और सुलझने से परे थीं। उसका व्यक्तित्व इतना शांत था कि वह किसी मूल सरलता में पुनर्जीवित किए गए सुंदर जैद पत्थर के टुकड़े जैसा लगता था। उसका वर्णन करना दूसरों के लिए असंभव था। वे कौन थे? अधेड़ उम्र का आदमी हक्का बक्का रह गया। वे जानबूझकर एक निर्जन भूमि में भाग आए थे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात कुछ और लोगों से हो गई। और तो और वे लोग बहुत ही विचित्र थे। हालांकि वे देखने में युवा लग रहे थे, लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति को यकीन था कि वे निश्चित रूप से साधारण युवक नहीं थे। आपने जिक्र किया था कि आपका संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसी क्षण युवक बोला। उसने धीमी आवाज में बोला, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज उनके दिलों में गूंज उठी हो। वह युवक कोई और नहीं बल्कि यून था, जो अभी अभी एकांतवास से बाहर आया था। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। वह पूरी तरह से अचंभित था। युवक ने उनकी बातचीत तो सुन ली थी, लेकिन उन्हें उन दोनों की मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। आइस लेक आइलैंड, मैंने इस संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना। क्या आपका संप्रदाय यहीं आसपास का है? जी हाँ, लेकिन हम तो एक छोटा सा संप्रदाय हैं। गुरुजी, ये स्वाभाविक है कि आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। हम यहाँ से भागकर आए थे और अनजाने में आपकी शांतिपूर्ण साधना में खलल डाल दी। कृपया हमारी अज्ञानता के लिए हमें दोष न दें। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने विनम्रता से बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह युवक शायद कोई बूढ़ा राक्षस था जिसने यौवन बनाए रखने वाली गोलियां खा ली थीं। वह यहाँ एकांतवास कर रहा था, लेकिन उन्होंने मूर्खतापूर्वक उसकी जगह ले ली। ये सचमुच एक त्रासदी थी। मैं समझ गया। ये यून ने सिर हिलाया। उसकी नजर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सीने के घाव पर पड़ी। बताए, आपका संप्रदाय कैसे नष्ट हुआ? अगर यह महज संप्रदायों के बीच का एक सामान्य झगड़ा होता जिसके कारण उनका विनाश हुआ, तो ये यून को इसकी कोई परवाह नहीं होती। योद्धाओं की दुनिया में संप्रदायों का विनाश तो होता ही रहता था। न केवल छोटे संप्रदाय, बल्कि मायरी इमोर्टल पवेलियन भी नष्ट हो चुका था। ऐसे मामलों में सही गलत का कोई भेद नहीं होता, केवल जीत और हार होती है। ये यून ऐसे मामलों में दखल नहीं देता था। हालांकि ये यून ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के घाव से एक परिचित आभा महसूस की थी। उस आभा ने उसे सतर्क कर दिया।
अध्याय 1215 असंख्य दिव्य क्षेत्रों में परिवर्तन। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। यह एक प्राचीन दुष्ट जाति है। उन्होंने सबसे पहले उत्तरी रहस्यमय दिव्य क्षेत्र पर कब्जा किया, फिर उन्होंने असंख्य दिव्य क्षेत्रों की उत्तरी सीमाओं में घुसपैठ शुरू कर दी। मेरा बर्फीली झील वाला द्वीप इसी क्षेत्र में स्थित है और पूरी तरह से नष्ट हो गया। हम में से कुछ ही लोग बच पाए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। उसे संदेह था कि उसके सामने बैठा युवक बहुत लंबे समय से एकांत में रहा है और हाल की घटनाओं से अवगत नहीं है। प्राचीन दुष्ट जाति, ये यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यह क्या है? हम उन्हें यही नाम देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वे वास्तव में क्या हैं। अफवाहें कहती हैं कि लगभग 2 दशक पहले जेडवेव संप्रदाय नामक एक पंथ ने एक प्राचीन खंडहर की खुदाई की थी और एक प्रकार की बुरी आत्मा की खोज की थी जो प्रतिभाशाली लोगों को अपने वश में कर सकती थी और उन्हें पूरी तरह से अपंग बना सकती थी। उस क्षण से हालात बेकाबू हो गए। बाद में ये यून नामक एक दिव्य व्यक्ति ने चमत्कारिक उपचार प्रदान किया। वह आसानी से बुरी आत्माओं को भगाने में सक्षम था, लेकिन दुर्भाग्य से युवा स्वामी ही गायब हो गए और बुरी आत्माएं एक बार फिर फैल गईं। पिछले कुछ वर्षों में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित कई प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरी तरह से राक्षसों में परिवर्तित हो गए हैं। हम इन राक्षसों को प्राचीन दुष्ट जाति कहते हैं। उनके चारों ओर प्रेत जैसी आभा होती है और वे अब मनुष्य नहीं रहे। एक ही सांस में इतना कुछ कह देने के बाद उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा बैंगनी पड़ गया। वह बुरी तरह से विषयग्रस्त था और उसे ठीक करने में असमर्थ था। ये सुनकर ये यून घबरा गया। उसने अनुमान लगाया था कि जेडवेव संप्रदाय के राक्षसी सेवकों ने अभी शुरुआत ही की है और अंततः विपत्ति अवश्य आएगी। आखिरकार लंबे समय से कांस्य दैत्यों ने 12 स्वर्गों में अपना विस्तार कर रखा था और उनके अनगिनत सेवक थे। वे अन्य जातियों को पूरी तरह से दबा सकते थे। हालांकि उसके सामने खड़े लोग कह रहे थे कि राक्षसी सेवकों ने अपना कब्जा पूरी तरह से जमा लिया है और प्रतिभाशाली लोगों की जगह ले ली है। उन्होंने उत्तरी रहस्यमय दिव्य क्षेत्र पर भी नियंत्रण कर लिया है। ये यून घबरा गया। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? उसने उंगली से इशारा किया और एक गोली अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह में चली गई। अधेड़ उम्र के आदमी के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही गोली उसके मुंह में पिघल गई और एक गर्म धारा में बदल गई जो उसके अंगों में समा गई। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति थोड़ा लड़खड़ाया और तुरंत खुश हो गया। उसने महसूस किया कि गोली उसके शरीर में मौजूद जहर को काफी हद तक दबा रही है। अगर वह गोली को पचाने में कुछ समय बिताए तो उसके शरीर से जहर निकलने की संभावना थी। ये युवक कौन था? उसने यूं ही जो गोली निकाली वह इतनी चमत्कारी कैसे हो सकती थी? हालांकि अभी इस बात को स्वीकार करने का समय नहीं था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पता था कि युवक को अभी उससे और भी सवाल पूछने हैं। मायरीड सिटी का क्या हुआ? उसका क्या हुआ? ये यून को सबसे ज्यादा चिंता मायरीड सिटी की थी, खासकर सिटी लॉर्ड किन, प्रिंसेस व्हाइट फॉक्स, डोन शियावान और उनके साथियों की। मायरीड सिटी। मुझे आधे साल से मायरीड सिटी के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। मुझे विश्वास है कि मायरीड सिटी अभी भी मौजूद है क्योंकि वहां इतने सारे विशेषज्ञ हैं। हालांकि मायरीड सिटी इतनी शांत नहीं है कि वहां कुछ भी न हुआ हो। कुछ साल पहले स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स नाम का एक व्यक्ति, जो जाहिर तौर पर कैंडल काल्ड्रॉन डिवाइन टेरिटरी का एक शक्तिशाली व्यक्ति और एक कीमियागर भी था, दुष्ट राक्षसों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और प्राचीन दुष्ट जाति का सदस्य बन गया। ऐसा लगता है कि वह यंग मास्टर यी से दिल से नफरत करता है। इसीलिए वह अचानक मायरीड सिटी में प्रकट हुआ और यंग मास्टर यी के यूनशिन लॉफ्ट को नष्ट कर दिया और कुछ महिलाओं में बुरी आत्माओं को डाल दिया। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो लगता है कि उन सबका अंत निश्चित है। क्या? ये सुनकर ये यून के दिल में कंपन सी दौड़ गई। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने राक्षसी सेवकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये राक्षसी सेवक प्रतिभाशाली लोगों पर अपना प्रभाव जमा लेते थे और एक बार पूरी तरह से उन पर कब्जा कर लेने के बाद उनकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो जाती थी। और स्काईफायर सेक्रेट हैंड पहले से ही सर्वोच्च स्तर पर है। ऐसे में किसी राक्षसी सेवक द्वारा उस पर कब्जा किए जाने के बाद उसकी शक्ति अकल्पनीय हो जाएगी। अगर शियावान और रू एयर पर स्काईफायर सेक्रेट हैंड द्वारा हमला किया जाता है तो क्या वे बच पाएंगे? कितना समय बीत गया? ये यून ने बेचैनी से पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें ये यून की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप महिलाओं के बारे में पूछ रहे हैं? मुझे लगता है ये 4 साल पहले की बात है। नहीं, लगभग 5 साल पहले स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गिनती की और पता चला कि जेडवेव संप्रदाय द्वारा प्राचीन खंडहर की खुदाई के बाद जब पहली बार कोई बुरी आत्मा प्रकट हुई थी, तब से लगभग 26 या 27 साल बीत चुके हैं। 5 साल। ये यून ने हैरानी से सांस ली। अगर 5 साल तक उनमें बुरी आत्माएं समाई रहीं तो क्या अब वे उन बुरी आत्माओं के वश में हो सकती है? क्या आपको पता है कि किन लोगों को नुकसान पहुंचा है? मुझे इस बारे में भी पक्का पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जब उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये यून की निगाहों को देखा तो उसे थोड़ा डर लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उस युवक के उन कुछ महिलाओं के साथ संबंध हो? उसी क्षण अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बगल में खड़े एक युवक ने कहा, पिछले कई वर्षों में दर्जनों प्रतिभाशाली लोग एक के बाद एक स्काईफायर सेक्रेट हैंड से घायल हुए हैं। वरिष्ठ, यदि आप यंग मास्टर यी से जुड़ी महिलाओं के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे केवल डोन शियावान और परी यूकिन के बारे में ही पता है। परी वुक्सिया असाधारण रूप से शक्तिशाली थी और उनके गुरु उनकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए वह ठीक है। जब युवक ने ये कहा तो उसने उत्सुकता से यी यून की ओर देखा। वह यी यून को बहुत मानता था और उनके बारे में अच्छी जानकारी रखता था, इसलिए उसने इन कहानियों पर ध्यान दिया था। युवक ने जिस सहजता से अपने चाचा के साथ व्यवहार किया था और उनकी उम्र को देखते हुए उन महिलाओं के बारे में चिंतित था, ये सोचकर अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने पूछा, क्या आप ये युवा गुरु यी यून है? युवक के अचानक पूछे गए प्रश्न ने आइस लेक आइलैंड के शिष्यों को अवाक कर दिया। ये यून 2 दशक से भी पहले ये यून का नाम हर जगह था।
वह व्यावहारिक रूप से एक महान हस्ती थे और निश्चित रूप से एक रसायनज्ञ ऋषि या दिव्य स्वामी बनेंगे। क्या वे यी यून से मिलने में कामयाब रहे थे? यी यून ने जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। डोंग शियाओवान और परी यूकिन को उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसा करके स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स निस्संदेह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। खासकर जब उसने डोंग शियाओवान के बारे में सोचा तो यी यून का दिल हत्या के इरादे से भर गया। 5 साल बीत चुके थे। अगर वह तुरंत वापस भी लौटता तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। उसने युवक पर दवा की बोतल फेंकी और बिना कुछ कहे उसने लिंग शीर का हाथ पकड़ा और आसमान में उड़ गया। पलक झपकते ही यी यून और लिंग शी एयर शून्य में सुरंग बनाकर तुरंत गायब हो गए। आइस लेक आइलैंड के शिष्य अचंभित रह गए। किस प्रकार की तकनीक ने उन्हें उड़ान के दौरान शून्य में सुरंग बनाने की अनुमति दी? आइस लेक आइलैंड का वही युवक दवा की बोतल को हैरानी से देख रहा था। उसने उत्सुकता से बोतल का ढक्कन खोला और उसमें से एक सुगंधित दवा की खुशबू निकली। ये गोलियां। युवक ने घूंट भर लार ली। वह गोलियों को पहचान नहीं पाया, लेकिन उनसे निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करके ही वह उनका महत्व समझ गया। शायद आइस लेक आइलैंड की सबसे बेहतरीन गोलियां भी इन गोलियों के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं थीं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण सा जवाब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान करेगा। वह व्यक्ति वास्तव में यी यून था। ये जानकर युवक बेहद उत्साहित हो गया। सुनिए, आज जंगल में हमारी यंग मास्टर यी से मुलाकात की खबर लीक नहीं होनी चाहिए। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स मायरी डिवाइन टेरिटरी में यंग मास्टर यी की तलाश कर रहे हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिंता से कहा। असंख्य दिव्य क्षेत्र के सदस्यों में से एक होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इसके भविष्य को लेकर चिंतित था। यद्यपि यी यून शक्तिशाली था, फिर भी इतने सारे दुष्ट राक्षसों का मुकाबला करने में वह सक्षम नहीं था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि यून सुरक्षित रहे और भविष्य में असंख्य दिव्य क्षेत्र को इस संकट से बाहर निकाले। अध्याय 1216 जियाओवान और यूकिन। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। असंख्य शहर गुयुआन परिवार। 25 वर्ष पूर्व जब से असंख्य अमर मंडप नष्ट हुआ था, तब से गुयुआन परिवार समृद्ध रहा था। इसलिए गुयुआन परिवार में खुशनुमा माहौल होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दिनों से गुयुआन परिवार उदासी के माहौल में डूबा हुआ था। गुयुआन परिवार के घर के पीछे एक कमरा था जिसमें हर जगह काले कपड़े और सफेद लालटेन लटके हुए थे। उस कमरे में एक युवक बिस्तर पर गहरी बेहोशी की हालत में पड़ा था। परिवार के मुखिया गुयुआन पोर्टियन ने गंभीर और मौन भाव से उस युवक को देखा। क्या एल्डरमो अब भी ऐसा करने को तैयार नहीं है? गुयुआन पोर्टियन ने अपने बगल में बैठी महिला से पूछा। महिला की आंखें लाल थीं और यह स्पष्ट था कि वह रो रही थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने एल्डरमो से कई बार विनती की है, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। वे मुझसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। गुयुआन पोर्टियन ने आह भरते हुए कहा, जब भी एल्डरमो कोई कदम उठाते हैं, उन्हें एक बर्फीले रेशम कीट के दिल की जरूरत पड़ती है। मैंने सारे ग्रंथों में खोजबीन कर ली, एर का जिक्र तक नहीं किया, पर कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। चूंकि एल्डरमो मदद करने को तैयार नहीं है, इसलिए ली एर का यही हश्र होगा। आधी रात को अगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो हम ली एर को इच्छा मृत्यु दे देंगे। ये कहते हुए गुयुआन पोर्टियन को बेबसी महसूस हुई। पिछले कुछ वर्षों में कई लोग बुरी आत्माओं से संक्रमित हो गए थे। बुरी आत्माओं के पूरी तरह वश में होने से पहले ही उन्हें मार दिया गया था। एक बार जब दुष्ट आत्माएं अपना कब्जा पूरा कर लेती थी तो जिस शरीर में वे आत्माएं निवास करती थीं, वह एक कठपुतली बन जाता था। एक व्यक्ति की जगह वह एक ऐसा राक्षस बन जाता था जो किसी को नहीं पहचानता था। वह केवल अपनी रिक्त पिपासा में हत्या करने में सक्षम होता था, और जो लोग इन दुष्ट आत्माओं को मारते थे उन पर नई दुष्ट आत्माएं कब्जा कर लेती थीं, जिससे उनके भी राक्षस बनने का खतरा बढ़ जाता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मायरीड सिटी तबाह हो जाएगी। इसलिए चाहे कोई भी हो, जब तक उसे सुधारा न जा सकने वाला मान लिया जाए, दूसरों को उसे मारने का दर्द सहना पड़ेगा। एक बार उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बुरी आत्मा अपना संरक्षण खो देती है, जिससे उसे पराजित करना आसान हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में गुयुआन पोर्टियन ने गुयुआन परिवार के कई सदस्यों को मारने का आदेश दिया था। हालांकि जब बात गुयुआन ली की आए तो गुयुआन पोर्टियन ऐसा करने के लिए अपना दिल कठोर नहीं कर सका। गुयुआन ली गुयुआन पोर्टियन के परपोते थे और उनसे पुरजोर प्रेम करते थे। जब गुयुआन ली छोटे थे तब गुयुआन पोर्टियन ने स्वयं उन्हें युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया था। गुयुआन पोर्टियन ने दोबारा सोचा और कहा, रथ तैयार करो, मैं एल्डरमो से मिलने जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। एल्डरमो एक चमत्कारिक व्यक्तित्व थे जो अचानक असंख्य दिव्य क्षेत्र में प्रकट हुए थे। उनके बारे में सब कुछ उनके अचानक प्रकट होने से लेकर उनकी उत्पत्ति तक रहस्यमय था। उनकी साधना तकनीक और युद्धकला का तरीका असंख्य दिव्य क्षेत्र में पाए जाने वाले सामान्य तरीकों से बिल्कुल अलग था। 3 साल पहले जब पैराडाइज चैप्टर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया तो पैराडाइज चैप्टर के चैप्टर मास्टर ने 2 प्राचीन फे हड्डियों को तैयार रखा था, लेकिन एल्डरमो को कार्रवाई करने के लिए राजी करने में असफल रहे। उन्हें दूसरी बार आने से रोक दिया गया था। गुयुआन पोर्टियन को एल्डरमो को कार्रवाई करने के लिए राजी करने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा एल्डरमो की साधना का स्तर अज्ञात था और उनके ठिकाने का भी कोई पता नहीं था। गुयुआन पोर्टियन को तो ये भी आभास था कि एल्डरमो की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। रथ तैयार हो जाने के बाद गुयुआन पोर्टियन रवाना होने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक ध्वनि संचार मंत्र चमक उठा। ये हल्के बैंगनी रंग का एक प्रभामंडल था जो नगर स्वामी के मनों के ध्वनि संचार मंत्र से निकला था। इतना ही नहीं, ये वही मंत्र था जिसका प्रयोग किन झेंगियान स्वयं करते थे। अरे, किन झेंगियान को मुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। गुयुआन पोर्टियन हैरान था, लेकिन जब उसने आवाज प्रसारण की सामग्री सुनी तो उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये यून, क्या वह एकांतवास से बाहर आ गया है?
यह गुयुआन पोटियान बेहद खुश थी। 25 वर्षों से गायब रही ये यून एक बार फिर माया रीड सिटी में प्रकट हो गई थी। ये यून के न दिखने के दिनों में माया रीड सिटी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तभी गुयुआन पोटियान को एहसास हुआ कि 20 साल से भी पहले ही उनसे मिलना माया रीड सिटी के लिए कितना सौभाग्य की बात थी। कुलपति जी, गाड़ी तैयार है, एक सेवक जैसे दिखने वाले बुजुर्ग ने कहा। गुयुआन पोटियन ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, कोई जरूरत नहीं है। गुयुआन पोटियन ने रथ लेने की जहमत तक नहीं उठाई। उसका शरीर पलक झपकते ही आकाश की ओर उड़ गया। माया रीड सिटी में हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अपनी बेचैनी में गुयुआन पोटियन ने इस नियम की अनदेखी कर दी। वह सीधे सिटी लॉर्ड मैनर के लिए उड़ गया। ... ये यून, तुम आखिरकार वापस आ गई। ये यून को देखकर किन वुफेंग ने राहत की सांस ली। किन झेंगयांग के बेटे निकम्मे थे, इसलिए उनके सबसे छोटे बेटे किन वुफेंग को छोड़कर बाकी बेटों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि नगर स्वामी का महल ठीक था, लेकिन बाकी माया रीड सिटी में अफरा तफरी मची हुई थी। किन झेंगयांग पिछले कुछ दिनों के काम से बुरी तरह थक चुके थे। नगर स्वामी किन, मैं डोंग शियाओवान और परी यूकिन से मिलना चाहता हूँ। क्या वे अभी भी जीवित हैं? जैसे ही ये यून ने नगर स्वामी किन को देखा, उसने शिष्टाचार की परवाह नहीं की। उसने सीधे सवाल पूछा, लेकिन वह मन ही मन जानता था कि दोनों महिलाओं के पक्ष में परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। 5 साल उनके लिए बहुत लंबा समय था। उनके लिए इतना इंतजार करना नामुमकिन था। तुम्हें इसके बारे में पता भी है? किन झेंगयांग चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि यून को एकांतवास से बाहर आने के बाद ही माया रीड सिटी की स्थिति के बारे में पता चला था। तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था। उनकी परिस्थितियां तो काफी जटिल हैं। उद्धरण चिन्ह। किन झेंगयांग ये यून को लेकर सिटी लॉर्ड मनो के गलियारे से गुजरे। पिछवाड़े में एक बड़े दरवाजे पर दाव पैलेस क्षेत्र के 2 रक्षक तैनात थे। दरवाजे पर एक अजीब सा ताला लटका हुआ था। ये यून, कुछ साल पहले मो उपनाम वाला एक बुजुर्ग माया रीड सिटी आया था। क्या तुम उसे जानते हो? मो। ये यून ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, मैं उसे नहीं जानता। अरे, ये तो अजीब बात है। किन झेंगयांग हैरान होकर बोला, मुझे तो पहले लगा था कि एल्डर मो आपके दोस्त हैं या फिर आपने उन्हें भेजा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये यून अचंभित रह गई। किन झेंगयांग ने कहा, जब एल्डर मो माया रीड सिटी आए तो उन्होंने सिर्फ एक काम किया, वो भी आपसे जुड़ा हुआ था। उस समय मिस डोंग और परी यूकिन लगभग मर चुकी थी। तभी एल्डर मो अचानक प्रकट हुए। खैर, खुद ही देख लो। किन झेंगयांग ने दोनों पहरेदारों को हाथ हिलाकर इशारा किया। आदेश मिलते ही उन्होंने एक चाबी निकाली और उसे ताले में डाल दिया। चाबी घुमाते ही ताले से सुनहरी रोशनी निकली। शून्य में मंत्र चमकने लगे। वे प्रतीक चिन्ह प्राचीन और रहस्यमय थे। इसके बाद दरवाजा खुला। ठंडी हवा का एक झोंका, जो हड्डियों तक को झकझोर देने वाला था, बाहर निकला। यिन और यांग दोनों का अभ्यास करने के बावजूद शुद्ध यिन नियमों में निपुण यून ठंडी हवा महसूस करते ही कांप उठा। ये कैसी ठंडी हवा थी? ये बेहद ताजी और तीव्र यिन प्रकृति की थी। यह अस्थि मज्जा तक गहराई से उतर रही थी, लेकिन इससे कोई असुविधा नहीं हो रही थी। अगर कोई नश्वर प्राणी भी यहाँ आकर नग्न अवस्था में इस ठंडी हवा में खड़ा हो जाए तो भी वह नहीं जमेगा। ये यून जैसे प्राणी की तो बात ही क्या। वास्तव में इससे ऊर्जा और रक्त दोनों को ताजगी का एहसास हो रहा था। यह विचार की पाला इन नियमों को इस स्तर तक विकसित किया जा सकता है, ये उनको चिंतित कर गया। और कमरे में प्रवेश करने के बाद ये यून और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उस छोटे से कमरे में एक अलग थलग विकृत जगह थी। उसके अंदर नीले रंग के बर्फ के 2 टुकड़े थे। बर्फ के दोनों टुकड़े एक इंसान जितने ऊंचे थे। 2 महिलाएं बर्फ के अंदर फंसी हुई थीं। वे डोंग शियाओवान और फेरी यूकिन के अलावा और कोई नहीं थी। हालांकि वे बर्फ में जमे हुए थे, फिर भी उनका रंग लालिमा लिए हुए था। उनके शरीर में भरपूर रक्त था और ऐसा लग रहा था मानो वे सिर्फ सो रहे हों। बर्फ की परत के पार ये यून स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वे जीवित हैं। इसके अलावा उनमें आत्मा की अग्नि के कमजोर होने का कोई संकेत नहीं था। ये यून स्तब्ध रह गई। यह एल्डर मो का काम है। उन्होंने दोनों लड़कियों को बर्फीले रेशम कीट का हृदय खिलाया, फिर बर्फ के नियमों का प्रयोग करके उन्हें इस अवस्था में सील कर दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि बर्फीले रेशम कीट का हृदय क्या है। जिस क्षण से उन्हें बर्फ में सील किया गया, दोनों लड़कियों में मौजूद बुरी आत्माओं का विकास रुक गया। उनकी जान कुछ समय के लिए बच गई। लेकिन मेरा असली सवाल यह है कि एल्डर मो ने ऐसा सिर्फ उन्हीं 2 लड़कियों के साथ क्यों किया। अध्याय 1217 एल्डर मो। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। ये यून को नगर प्रमुख किन का स्पष्टीकरण कुछ उलझन भरा लगा। उसे यकीन था कि वह एल्डर मो नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। नाम भूल जाने पर भी उसे बर्फीले नियमों के इतने शक्तिशाली जानकार व्यक्ति का नाम याद रहता। बहरहाल वह एल्डर मो के प्रति कृतज्ञ था। अगर वह न होते तो डोंग शियाओवान और परी यूकिन शायद कब की मर चुके होते। ये यून ने इस मामले पर और विचार नहीं किया। वह एल्डर मो से मिलने पर ही जान पाएगा कि ऐसा क्यों किया गया था। उसे डोंग शियाओवान और परी यूकिन की ज्यादा चिंता थी। वह महसूस कर सकता था कि बुरी आत्माएं अभी भी उनके शरीर में मौजूद थीं, लेकिन बर्फ से जकड़े होने के कारण वे काफी कमजोर हो गई थीं। उसी क्षण किन झेंगयांग ने कहा, एल्डर मो ने कहा था कि मिस डोंग और परी यूकिन के भीतर मौजूद दुष्ट आत्माएं सामान्य दुष्ट आत्माओं से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए वे उन्हें केवल अस्थायी रूप से ही नियंत्रित कर सकते थे। अब जब आप वापस आ गए हैं तो आप अपनी शुद्ध यांग ज्वालाओं का उपयोग करके बर्फ को पिघला सकते हैं और उनकी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं समझ गया। ये यून ने सिर हिलाया। उसने जमी हुई बर्फ को छुआ और बर्फ की सतह पर नीली बर्फ की किरणें चमक उठी। ये बर्फ। उद्धरण चिन्ह। ये यून का दिल हिल उठा। उसके सामने जमी बर्फ को पिघलाना आसान नहीं था। ये यून को यह आभास हो गया था कि बर्फ के उन 2 टुकड़ों के भीतर छिपे नियम जटिल और पेचीदा थे।
बर्फ को पिघलाने के लिए अंधाधुंध शुद्धयान ज्वाला का उपयोग करने से न केवल वे पिघलेंगे नहीं, बल्कि बर्फ में फंसी दोनों महिलाओं को भी नुकसान पहुंच सकता था। ये यून जानता था कि एल्डमो के पास बर्फ पिघलाने के साधन अवश्य थे, लेकिन चूंकि उन्होंने उसे शुद्धयान नियमों से बर्फ पिघलाने का निर्देश दिया था, इसलिए संभवतः उन्होंने सारा भार उस पर ही छोड़ दिया था। क्या यह उसकी परीक्षा लेने का एक तरीका था? इस विचार को मन में रखते हुए ये यून गंभीरता से बैठ गया। उसने चुपचाप अपने भीतर के नियमों को महसूस किया और अपने सामने आने वाले प्रत्येक तत्व का तर्कसंगत विश्लेषण किया, फिर शुद्धयान नियमों का उपयोग करके उन्हें निष्क्रिय कर दिया। यह एक थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन यिन और यान का उपयोग करके इसे बेअसर करने से ये उनको एहसास हुआ कि उसने एल्डमो द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ्रॉस्टियन दाव के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। जैसे जैसे ये बर्फ पिघलाने की समस्या से जूझता गया, वैसे वैसे वह और भी आश्चर्यचकित होता गया। उसे लगने लगा कि एल्डमो जानबूझकर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे वह बर्फ पिघलाने की प्रक्रिया से बहुत कुछ सीख सके। यद्यपि यिन और यांग दोनों का अभ्यास करते थे, फिर भी उनके शुद्धयान नियमों की तुलना में काफी कमजोर थे। अभ्यास की इस छोटी अवधि के दौरान यिन ने काफी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। यह एल्डमो किस तरह का व्यक्ति था? नगर स्वामी केन, क्या यिन अंदर है? गुयुआन पोटियन बेहद चिंतित होकर नगर स्वामी के महल की ओर दौड़ा, लेकिन जब उसे पता चला कि यिन बर्फ पिघलाने में व्यस्त है, तो वह केवल अपनी चिंता से व्याकुल ही रहा। वह यिन से बहुत अच्छी तरह परिचित नहीं था। चूंकि उसे यिन से एक मदद चाहिए थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यिन एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़ी आसानी से बुरी आत्माओं को नष्ट कर सकता था। अतीत में यिन ने यह इतनी सहजता से किया था कि बड़ी संख्या में संक्रमित प्रतिभाशाली लोगों को उसके सामने लाया गया। उसने एक इशारे से ही उनकी समस्याओं का एक एक करके समाधान कर दिया। इससे यिन के प्रति कृतज्ञता का भाव उतना प्रबल नहीं रह गया था। हालांकि जब से एल्डमो मायरीड सिटी आए थे, तब से वे एकांतप्रिय हो गए थे और शायद ही कभी अपने निवास से बाहर निकलते थे। उनसे कुछ करने की विनती करना असंभव था। इसके अलावा उन्होंने संक्रमितों को पूरी तरह से बचाया भी नहीं। उन्होंने बस उन्हें बर्फ में बंद कर दिया और यिन के उपचार पूरा करने तक उन्हें इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। चूंकि एल्डमो शायद ही कभी कोई कार्रवाई करते थे, इसलिए उनसे विनती करने आने वाले लोग उनके प्रति और भी अधिक सम्मानजनक हो गए। यिन की तुलना में यिन कहीं अधिक मिलनसार थी, इसलिए गुयुआन पोटियान लगातार खुद को याद दिलाता रहता था कि वह यिन को कभी भी कनिष्ठ न समझे। ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा, जब तक कि यिन ने एल्डमो द्वारा छोड़ी गई बर्फ की परतों को तोड़ नहीं दिया। उसने देखा कि बर्फ के बीच से सुनहरे मंत्रों की परतें आकाश में उड़ती हुई दिखाई दी, जो प्रकाश के बिंदुओं में विलीन होकर गायब हो गईं। अगले ही पल बर्फ के दोनों टुकड़े आपस में बंधे हुए आणविक बलों के टूटने से बिखर गए और तुरंत पिघल गए। जैसे ही ठंडा पानी जमीन पर बहने लगा, यिन ने हाथ हिलाकर डोंग शियाओवान और परी यूकिन को अपने हाथों में बुला लिया। लगभग 5 वर्षों तक बर्फ में जमे रहने के बावजूद दोनों महिलाओं की शक्ति में जरा भी कमी नहीं आई थी, बल्कि बर्फ से उन्हें पोषण मिला था और वे और भी अधिक जीवंत हो उठी थीं। हालांकि वे बेहोश ही रहे, और उसी क्षण मायरीड सिटी के बाहर एक साधारण सी दिखने वाली फूस की झोपड़ी से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। उसने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उसकी आंखों की पुतलियां हल्के बैंगनी रंग से चमक रही थीं और वह मायरीड सिटी की ओर देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान फैली हुई थी। मेरे द्वारा छोड़े गए पाले से संबंधित नियमों को सुझाने में 6 घंटे लग गए। आपने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे बढ़ते हुए अपने आप से कुछ बुदबुदाया। शून्य में उनके कदमों की आहट गूंजती हुई वे मायरीड सिटी की ओर चल पड़े। ... हालांकि मैंने बर्फीली बर्फ पिघला दी है, फिर भी बर्फीली ऊर्जा शियाओवान और परी यूकिन के अंगों और शरीर में गहराई तक प्रवाहित हो रही है। यह अभी भी उनके शरीर को पोषण दे रही है। यह एल्डमो सचमुच एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। यिन ने डोंग शियाओवान और परी यूकिन को अपने सामने लिटा दिया। उसने उनके दांतियानों की जांच की और पाया कि उनमें समाये बुरी आत्माएं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। हिमपात के नियमों से कमजोर होने के बावजूद वे अभी भी ऊर्जावान थीं। अब जब हिमपात समाप्त हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वे एक और पुनरुत्थान के लिए शक्ति जुटा रही हैं। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स वाकई शैतानी है। अगर यह 20 साल पहले की बात होती तो इन बुरी आत्माओं से निपटना मुश्किल होता, लेकिन अब यह बहुत आसान है। यिन के शरीर में स्थित नीले रंग का दिव्य वृक्ष बढ़कर 300 फुट ऊंचा विशालकाय वृक्ष बन गया था। दिव्य वृक्ष की नसें फैल गईं और जिस कमरे में वह था, उसके केंद्र में आसपास की वनस्पतियां सुंदर और भव्य तरीके से जीवंत रूप से बढ़ने लगीं। लगभग 30 सेकंड बाद डोंग शियाओवान और परी यूकिन के शरीरों में निवास करने वाली बुरी आत्माएं नष्ट हो गईं। वे पूरी तरह से विलीन हो गईं और ऊर्जा में परिवर्तित हो गईं, जिसे नीले रंग के दिव्य वृक्ष ने अवशोषित कर लिया। जिस क्षण बुरी आत्माएं तितर बितर हुई, 50,000 किलोमीटर से भी अधिक दूर सूखे और पीले रंग की त्वचा से ढके चेहरे वाले एक व्यक्ति के मुंह के कोने से काले खून की एक बूंद रिसने पर वह कराह उठा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स था। अपने पीछे छोड़े गए 2 राक्षसी सेवकों को उसने अपने रक्त के एक अंश से पोषित किया था। यदि वे दोनों राक्षसी सेवक सफलतापूर्वक अपने वशीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेते, तो वे उसके वफादार अधीनस्थ बन जाते, जिन पर वह आसानी से हुक्म चला सकता था। हालांकि यदि वे नष्ट हो जाते, तो वह अपने रक्त का वह अंश खो देता। यह स्वाभाविक रूप से स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स के लिए एक अप्रिय परिणाम था। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स फीके चेहरे के साथ खड़ा हुआ। 5 साल बाद उसका रंग और भी अधिक बीमार लग रहा था। यह भयानक रंग रूप उसके द्वारा अपने भीतर समाहित राक्षसी सेवकों को पोषित करने के लिए अपने जीवन का भारी मात्रा में रक्त देने का परिणाम था। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स पहले ही 1000 से अधिक आंतरिक राक्षसी सेवकों का पालन पोषण कर चुका था। एक बार जब ये आंतरिक राक्षसी सेवक उसके पास लौट आएंगे, तो उनके द्वारा खाया गया जीवन रक्त उसे वापस मिल जाएगा, जिससे उसकी शक्ति में काफी वृद्धि होगी।
ये यून, ऐसा लगता है कि तुम एकांतवास से बाहर आ गई हो। तो अब आखिरकार मेरे लिए भी इस मानसिक राक्षस से छुटकारा पाने का समय आ गया है। ये यून द्वारा बुरी आत्माओं का नाश करने के बाद डोंग शियाओवान और परी यूकिन लगभग 5 मिनट बाद एक के बाद एक जाग उठी। वे कुछ हद तक खो गए थे। वे 5 साल तक बेहोश रहे थे और उस दौरान जो कुछ भी हुआ उससे पूरी तरह अनजान थे। उस समय सिटी लॉर्ड मैनर में वे सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद थे जिन्हें वहां होना चाहिए था। गुयुआन पोटियन सिद्ध किया न हुआ पैराडाइज चैप्टर के चैप्टर मास्टर जो परिवार के मुखिया हर महत्वपूर्ण व्यक्ति एकत्रित हुआ था। अब भले ही ये उनके पास मायरीड सिटी में कोई पद नहीं था और न ही उसने कोई गुट बनाया था, फिर भी उसकी हैसियत और प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि उसके कहे हर शब्द का महत्व था। कोई भी उसे दरकिनार नहीं कर सकता था। युवा स्वामी यी, मेरे परपोते गुयुआन ली को यहाँ लाया गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप, गुयुआन पोटियन ने आदरपूर्वक कहा। लेकिन उसी क्षण ये यून को कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमाया। उसने नगर स्वामी के महल के दरवाजे की ओर देखा जहां नीले वस्त्र पहने हल्के बैंगनी रंग की पुतलियों वाला एक बुजुर्ग धीरे धीरे चलकर आ रहा था। वह बहुत धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी दुनिया से आया हो। इससे ये उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के साधना स्तर का भी हल्का फुल्का आभास कर सकता था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यद्यपि उस बुजुर्ग की आभा संकेंद्रित थी, फिर भी उनकी शक्ति वास्तव में अथाह थी। इससे ये उनको यह एहसास हुआ कि वह अपने गुरु परम आनंदमय वर्षा स्वामी से भी अधिक शक्तिशाली है। अध्याय 1218 हिसाब बराबर करना। अनुवादक सीकेटेलिन, संपादक सीकेटेलिन। वरिष्ठ महोदय, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? ये यून ने मूर्ति जोड़कर आदरपूर्वक पूछा। मेरा उपनाम मो है और मेरा पहला नाम शेन है, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मो शेन। ये यून को स्वाभाविक रूप से ऐसा कोई नाम याद नहीं था। उसने कहा, मेरे दोस्तों की जान बचाने के लिए सीनियर मो का धन्यवाद। क्या सीनियर मो के पास मेरे लिए कोई निर्देश है? मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करूंगा कि ये दिशा निर्देश हैं। बस मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं शहर के पश्चिम में स्थित स्वर्ग प्रदान करने वाले पर्वत की दक्षिणी ढलान पर एक कुटिया में रहता हूँ। यहाँ का काम निपटाने के बाद जब भी आपको समय मिले आप मुझसे मिल सकते हैं। जब समय आएगा मैं आपको अपने गुरुजी से मिलवा दूंगा। जहां तक असंख्य दिव्य क्षेत्र की स्थिति का सवाल है, वह युवा गुरु ही का काम है। मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। एल्डरमो के ऐसा कहने के बाद वह मुड़े और चले गए। ये सुनकर ये यून ने गहरी सांस ली। मालिक, क्या एल्डरमो सिर्फ एक बूढ़ा नौकर था? किस तरह का व्यक्ति एल्डरमो को अपना सेवक बना सकता है? वह किस स्तर का व्यक्ति हो सकता है? ये यून के पीछे मायरीड डिवाइन टेरिटरी के प्रमुख गुटों के कई उच्च अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। ऐसा व्यक्तित्व उनकी कल्पना से कहीं अधिक असाधारण था। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम कुएं में फंसे मेढक हों? किन झेंगयांग ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए आत्मनिंदा के लहजे में कहा। उन्हें हमेशा से यह पता था कि 12 दिव्य स्वर्ग ही ब्रह्मांड का सब कुछ नहीं है। सुदूर सिंखोल में और भी अधिक रहस्यमय अस्तित्व मौजूद है। इसके अलावा कई अज्ञात गुप्त संसार भी हैं जिनमें शक्तिशाली हस्तियां छिपी हुई हैं। हालांकि यह महज सुनी सुनाई बात थी। जब उन्हें सचमुच पता चला कि ऐसे लोग उन पर ध्यान दे रहे हैं और यहाँ तक कि उनसे मिलना चाहते हैं, तो वे दंग रह गए। इन आंकड़ों की तुलना में वे बेहद नगण्य थे। पब फ्यूचर एड्स। ये यून, क्या आप योजना बना रहे हैं? किन झेंगयांग ने पूछा। एल्डरमो का पीछा करते हुए ये यून की दृष्टि थोड़ी लड़खड़ा गई। जब एल्डरमो ये यून की पहुंच से बाहर निकल गए तभी उसने अपनी दृष्टि वापस खींची। उसने कहा, स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स और मुझे हिसाब बराबर करना है। राक्षसी सेवकों का जागरण केवल मायरीड डिवाइन टेरिटरी तक ही सीमित नहीं है। मेरी क्षमता भी बहुत सीमित है। मैं एल्डरमो के गुरु से मिलने की योजना बना रहा हूँ। ये यून नगर स्वामी किन और उनके साथियों से बिल्कुल अलग था। नगर स्वामी किन ने अब तक जितने भी शक्तिशाली लोगों को देखा था वे केवल शाही मोहरों वाले दिव्य स्वामी ही थे। लेकिन ये यून का सामना एजोरवुड ग्रेट वर्ल्ड, पर्पल क्रिस्टल और प्यो यांग स्वॉर्ड पैलेस में कई महाविशेषज्ञों से हो चुका था। इसके अलावा इन विशेषज्ञों में भी काफी भिन्नताएं थीं। ये स्पष्ट था कि इस दुनिया में सच्चे विशेषज्ञ संख्या में बहुत अधिक और शक्तिशाली थे। ये यून इस पर विचार करते हुए सीधे गुयुआन पोतियान के परपोते गुयुआन ली की ओर चल पड़ा। उसने हाथ के एक साधारण इशारे से गुयुआन ली के दंतीन में मौजूद दुष्ट आत्मा को पराजित कर दिया। अब तक ये यून ऐसे कार्यों में निपुण हो चुका था। धन्यवाद युवा स्वामी जी। गुयुआन पोटियन ने देखा कि गुयुआन ली की युवांची तेजी से ठीक हो रही है। वह प्रसन्न तो हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ा व्यंग्य भी महसूस कर रहा था। इस मामले की वजह से उसे 1 साल तक कष्ट सहना पड़ा था। उसने हर संभव उपाय आजमाया और भारी कीमत चुकाए, लेकिन ये उनके लिए यह कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो बस एक कटोरी पानी पीने जितना आसान था। युवा स्वामी जी, आपके वर्षों के एकांतवास के दौरान मैंने कुछ जड़ी बूटियां एकत्र की हैं। इनमें से कुछ उत्तम किस्में हैं जो मेरे हाथों में व्यर्थ हो जाती। मैं इन्हें युवा स्वामी जी को सौंपना चाहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इनका सदुपयोग होगा। जो परिवार के मुखिया जो ने कुछ शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। ये यून तुरंत समझ गया कि जो परिवार के कनिष्ठ सदस्य संक्रमित हो चुके हैं और उसकी सेवाओं की आवश्यकता है। ये यून को जो परिवार के मुखिया से कोई आपत्ति नहीं थी। भले ही वह हवा के रुख के साथ बदलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने जो बेफेन को निर्णायक रूप से पनबू बना दिया था। उसका ये रवैया वाकई सराहनीय था। इन सबको यहाँ ले आओ, मैं इनका इलाज करूंगा। ये यून के ऐसा कहते ही उसकी आवाज अचानक रुक गई। उसने ऊपर देखा और उसकी निगाहें नगर स्वामी के महल की दीवारों को भेदते हुए विशाल शहर से बाहर निकल गईं। सैकड़ों मील दूर एक सुनसान पहाड़ पर काले लिबादे में लिपटा एक आदमी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था।
उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उस पर लाल धब्बे थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव कुछ कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स था। 25 वर्षों तक उसे न देखने के कारण स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की हालत इतनी खराब हो गई थी। इसके अलावा ये यून ने देखा कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स न केवल और भी अधिक भयानक दिख रहा था, बल्कि उसके प्रति उसकी घृणा और भी तीव्र हो गई थी। ये यून को लगा कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स अपने अंदर के राक्षसों के वश में आ चुका है। उसकी साधना तकनीक और आभा में आए बदलाव ने उसे और भी भयावह बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ नष्ट करना चाहता हो। इस राक्षसी अवस्था ने ये यून द्वारा स्काईफायर के अधिग्रहण के प्रति स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की घृणा को और भी बढ़ा दिया। उसी क्षण स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके नाखून काले और नुकीले थे, जो जंगली जानवरों के पंजों जैसे दिखते थे। पंजा दूर से ये यून की ओर इस तरह इशारा कर रहा था मानो वही यून का गला जकड़ रहा हो। ऐसा लगता है कि मैं इस समय सीनियर जोऊ के जूनियर्स की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। उस बारे में कुलपति जोऊ थोड़ा हिचकिचाए, फिर उन्हें कुछ महसूस हुआ। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स। कुलपति जोऊ ने तुरंत स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की दिशा में देखा। लगता है उसे ये यून की वापसी की खबर है। ये राक्षस खुलेआम मायरीड सिटी में प्रकट होने की हिम्मत कर रहा है। ली एयर को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं उससे बदला लेना चाहता था। गुयुआन पोटियान क्रोधित हो गई। अगर ये यून समय पर वापस न आती तो गुयुआन ली निस्संदेह मर जाती। भाई पोटियन, मुझे पता है आप बहुत क्रोधित हैं, लेकिन हमने अतीत में कई बार यह कोशिश की है। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को पकड़ना हमारे लिए नामुमकिन है। वह भूत की तरह आता जाता रहता है। वह ज्यादा देर तक एक जगह नहीं टिकता और बहुत चालाक है। उससे निपटना हमारे लिए लगभग असंभव है। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की भागने की कला इन लोगों की यादों में गहराई से बसी हुई थी। वह अनगिनत दुष्ट राक्षसों में रूपांतरित होकर गायब हो सकता था, यहाँ तक कि एक मजबूत सुरक्षा घेरा भी उसे रोक नहीं सकता था। उसी क्षण ये यून ने कहा, वह मेरे लिए यहाँ आया है। चूंकि उसने मुझे अपनी वापसी की सूचना दी है, इसलिए मैं उसके पास जाकर पिछले 20 वर्षों की दुश्मनी का बदला लूंगा। ये यून उस तरह का व्यक्ति था जो स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को कभी नहीं बख्शता, जब तक कि उसके पास कोई और विकल्प न हो। जब ये यून बोल रहा था, तब वह पहले ही सिटी लॉर्ड मनो से बाहर निकलने के रास्ते पर था। ये यून, चूंकि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स इतनी हिम्मत से तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो जरूर कोई ना कोई उसका साथ दे रहा होगा। तुम्हारा उसके पास जाना उसके जाल में फंसने जैसा होगा। तुम उसके फंदे में आ सकती हो। क्यों न तुम सिटी लॉर्ड मैनर में ही रुक जाओ। हमारे यहाँ होने से स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किन जेनग्यांग को चिंता थी कि ये यून को कष्ट होगा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वर्षों में ये यून की शक्ति में काफी वृद्धि हुई होगी, लेकिन स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था। राक्षसी मार्ग को अपनाने से उसकी साधना अपरंपरागत हो गई थी और उसकी शक्ति में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई थी। भले ही ये यून को प्रतिभाशाली माना जाता था, लेकिन उन्होंने पारंपरिक साधना विधियों का पालन किया। पारंपरिक साधना विधियां धीमी गति की होती थीं। ये यून ने कहा, नगर स्वामी किन, निश्चिंत रहें। हालांकि मैं हवेली छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं आपकी दृष्टि सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा। आप सभी हर समय युद्ध क्षेत्र की स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो फिर ठीक है। किन जेनग्यांग ने सिर हिलाया। इतने सारे लोगों के आसपास होने से उनकी निगाहें लगातार स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स पर टिकी हुई थीं। अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो वे समय पर सहायता प्रदान कर सकते थे। ये यून के नेतृत्व में भीड़ शहर से बाहर निकल गई। जुलूस में मायरीड सिटी के सभी उच्च अधिकारियों के शामिल होने से स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। लोगों को अभी भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है। जब वे शहर के द्वार पर पहुंचे तो किन जेनग्यांग और उसके साथी रुक गए। उन्होंने ये यून को हवा में उछलने दिया, जिसका शरीर प्रकाश की एक लंबी किरण में परिवर्तित हो गया और सीधे स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की ओर बढ़ गया। अध्याय 1219 जड़ जमाना। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। मायरीड सिटी के बाहर हरे भरे पहाड़ों की अंतहीन श्रृंखला थी, जिन पर घने जंगल थे। वहां ताजे पानी के झरने और जटिल चट्टानें थीं और अनगिनत जीव जंतु जंगलों में इधर उधर घूमते रहते थे। यह एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र जैसा प्रतीत होता था। हालांकि हरे भरे पहाड़ों के बीच स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स एक ऐसे सुनसान पहाड़ की चोटी पर खड़ा था जहां जीवन का कोई संकेत नहीं था। जैसे ही यून पर्वत के सामने पहुंचा, एक नीली किरण चमक उठी। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और पर्वत की चोटी पर अपने पैर के अंगूठे से रुक गया। उसने आकाश अग्नि पवित्र हाथों का सामना शून्य के पार किया। ये यून, 20 से अधिक वर्षों तक काये कछुए की तरह रहने के बाद आखिरकार तुमने प्रकट होने का साहस दिखाया है। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने ये यून को देखा। उसकी आंखों में उपहास और हत्या का भाव व्याप्त था। पिछले 25 वर्षों में उन्हें अपना संप्रदाय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्होंने वो प्रतिष्ठा खो दी जिसका वे कभी आनंद लेते थे। ये सब ये यून की वजह से हुआ। ये यून ने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को ठंडे भाव से देखा। उसे स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के शरीर से एक बेहद परिचित आभा महसूस हो रही थी। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स लगभग आधा दानवी सेवक था। जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं तुम्हारा ज्वाला बीज निकाल लूंगा और उसे अपने उपयोग के लिए परिष्कृत करूंगा। मैं अपने मानसिक राक्षसों को शांत करूंगा और तुम्हारे रक्त का उपयोग करके एक राक्षसी सम्राट के रूप में अपना नया मार्ग प्रशस्त करूंगा। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने ये यून पर झपट्टा मारते हुए चिल्लाया। अपने पतन के बाद से ही स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के मन में असंतोष पनप रहा था। वह 2 दशकों से अधिक समय से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह ये यून को यातना देने और उसे असहनीय जीवन जीने के लिए मजबूर करने के अनुभव का आनंद उठाएगा, ताकि वह अपनी घृणा को शांत कर सके। और अगर वह ये यून को अपंग करके सर्वोच्च भगवान के हवाले कर देता तो उसे निश्चित रूप से भरपूर इनाम मिलता। सर्वोच्च भगवान की प्रतिष्ठा को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वे 2 दशकों तक छोटे से दिव्य क्षेत्र में नहीं रुके।
उन्होंने आकाश अग्नि पवित्र हाथों को दिव्य नगर का कार्यभार सौंप दिया था। दिव्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में राक्षसी सेवकों का पालन पोषण करने के अलावा उन्हें लाल बालों वाले व्यक्ति को यून की खोज में मदद करने का कार्य सौंपा गया था। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स अचानक झपट्टा मारकर आ गिरा, मानो रात का उल्लू चल रहा हो। उसकी काली आकृति नीचे की ओर झपटी और दूर से ही भयानक शक्ति ने यून के आसपास के वातावरण को घेर लिया। उसी क्षण नगर स्वामी किन और उनके साथी लगभग 5 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स एक काले बादल में परिवर्तित हो गया, जिसने पूरे पर्वत शिखर को घेर लिया। आकाश काला हो गया था। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की आकृति काले बादलों में विलीन हो गई थी। उसका वास्तविक रूप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस विचित्र वातावरण ने लोगों को ठंड से कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि तीखी चीखें सीधे उनकी आत्माओं को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। नगर स्वामी किन और उनके साथियों ने पहले भी स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को एक काली छाया में बदलते देखा था, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके हमले इतने भयावह होंगे। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स का स्वरूप भी इतना अंधकार में हो गया कि वह दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये यून तो काले बादलों के विशाल समूह के बीचों बीच था। ये यून ने घने काले बादलों का सामना करते हुए तलवार की एक किरण चलाई, जो अनंत शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी। बूम! तलवारों की गूंज इतनी प्रचंड थी मानो किसी बिजली के सांप ने काले बादलों को चीर दिया हो। जब ये यून हवा में मंडरा रहा था, तब नीला आकाश एक बार फिर दिखाई दिया। उसके हाथ में टूटी हुई तलवार से कंपन उत्पन्न हुई। उससे निकलने वाली युवांची ऊर्जा हल्के सुनहरे रंग में रंगी हुई थी। ये शुद्ध और प्राचीन थी। इसके बाद ये यून की आभा कुछ धुंधली सी दिखाई देने लगी। हालांकि वह वहां स्पष्ट रूप से खड़ा था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वह सिर्फ एक परछाई हो। इस बात को सुनकर नगर स्वामी किन और उनके साथी आश्चर्यचकित रह गए। फटे हुए काले बादल तेजी से उस खाई को बंद करते हुए एक विशालकाय चेहरा बना रहे थे। उसके चेहरे की विशेषताएं स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स जैसी थीं। ये यून, तुमने वाकई बहुत तरक्की की है। सब कहते हैं कि तुम जरूर दिव्य स्वामी और उससे भी ऊपर उठोगे। तुम्हारे जैसे असाधारण प्रतिभावान को मारना वाकई बहुत सुखद अनुभव है। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स जोर से हंसा। ये काले बादल असाधारण थे क्योंकि ये राक्षसी आभाओं के मिश्रण से बने थे। साधारण योद्धाओं के इन काले बादलों से घिर जाने के परिणामों को नजरअंदाज करते हुए केवल इन्हें छूने मात्र से ही उनका सारा रक्त निकल जाता था। हालांकि ये यून इन्हें चीरने में सक्षम था। हालांकि उसका पहला हमला विफल रहा, लेकिन स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के लिए ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्या तुम्हारे पास शैतानी सेवकों का मुकाबला करने का कोई साधन नहीं है? क्या मैं आज तुम्हें निराशा का असली रूप दिखाऊं? स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे उसके नीचे स्थित निर्जन पर्वत बुरी तरह कांप उठा। इसके बाद तीखी राक्षसी आवाजें सुनाई दी। राक्षसी सेवक प्रेत पर्वत से निकलकर सीधे आकाश की ओर उड़ गए। यह दृश्य देखकर सब लोग दंग रह गए। यह कोई पहाड़ नहीं है। उन्हें लगा कि वह सुनसान पहाड़ अजीब सा लग रहा था। वहां जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था और एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। वह साफ तौर पर एक जाल लग रहा था, लेकिन ये यून फिर भी आगे बढ़ गया। किन झेन यांग और उसके साथी चिंतित हो गए। उन्होंने शहर के बाहर से युद्ध देखने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी बेचैनी कम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। अब उनके संदेह पुष्ट हो गए। इस पर्वत को स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने विशेष रूप से तैयार किया था। उसने पर्वत के भीतर बड़ी संख्या में राक्षसी सेवकों को एकत्रित किया था और पिछले 20 से अधिक वर्षों से उनका पालन पोषण किया था। हालांकि ये यून शक्तिशाली था, लेकिन सीधे अपने प्रतिद्वंदी के जाल में घुसना बहुत जोखिम भरा था। इससे उसे केवल नुकसान ही होता। उसी क्षण ये यून ने देखा कि राक्षसी सेवक फीनिक्स पक्षियों की तरह सूर्य की ओर उड़ते हुए स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के शरीर में समा रहे थे। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स का शरीर तेजी से बढ़ रहा था। चलो हमला करते हैं। किन झेन यांग को पहले लगा था कि अगर वह बहुत करीब गया तो स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स डरकर पीछे हट जाएंगे। वह न तो उसे भागने से रोक पाया और न ही उसे पकड़ पाया। ये सब व्यर्थ होता, लेकिन अब स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को हजारों राक्षसी सेवक छोड़ते देख उसके पास सोचने समझने का समय नहीं बचा था। वे सब मिलकर स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को डराकर पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। ये यून की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। पलक झपकते ही किन झेन यांग, गुयुआन पोर्टियन और सिद्ध किया हुआ आकाश अग्नि पवित्र हाथों की ओर उड़ गए। उन्होंने पल भर में कई मील की दूरी तय कर ली। किन झेन यांग ने अपनी विशाल तलवार उठाए और आगे बढ़े। एक काली तलवार की किरण ने अदम्य ढंग से धरती को चीर डाला। गुयुआन पोर्टियन उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। उसने 2 काली मुट्ठियां बनाई जो स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को कुचल सकती थी। लेकिन उसी क्षण उन्होंने देखा कि हजारों राक्षसी सेवक एकत्रित होकर एक विशाल काले गोले का रूप धारण कर चुके थे। गोले के बाहर राक्षसी ज्वालाएं प्रचंड रूप से जल रही थीं। ऐसी अपार शक्ति अविश्वसनीय गति से ये यून की ओर बढ़ रही थी। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने काफी समय से तैयारी कर रखी थी। उसने जाल बिछाया और एक भयंकर हमले से शुरुआत की, जिससे ये यून को कोई मौका नहीं मिला। उसे विश्वास था कि अगर इस हमले से ये यून की मौत नहीं भी हुई तो कम से कम वह बुरी तरह घायल तो हो ही जाएगा। हालांकि जिस क्षण काली ऊर्जा अभिसरित होने लगी, उसी क्षण ये यून ने अपने नीचे स्थित सुनसान पहाड़ पर जोर से अपना पैर पटका। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ ये यून के पीछे से एक नीले रंग के दिव्य वृक्ष का प्रेत प्रकट हुआ। उसकी मोटी जड़ें विशाल नीले रंग के अजगरों की तरह पहाड़ में फैल गईं। वे सीधे उस निर्जन पर्वत की मिट्टी में समा गईं। उस दिव्य वृक्ष की जड़ें पहाड़ में अनियमित रूप से फैली हुई थीं और मुख्य जड़ हजारों छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गई थी। मोटी शाखाएं एक व्यक्ति की बाह जितनी मोटी थीं, जबकि पतली शाखाएं छोटी उंगली से भी पतली थीं। ये जड़ें तेजी से पूरे उजाड़ पहाड़ में फैल गईं। जड़ तंत्र के ऊपर नीले प्रकाश की घनी धुंध छाई हुई थी। यह युआंची की मात्रा अधिकतम होने पर संघनन की प्राकृतिक घटना थी।
हालांकि देखने में तो वे जड़ें शुभ प्रतीत होती थी, लेकिन वे बेहद भयावह थी। जहां भी वे गुजरती, राक्षसी सेवक चीखते चिल्लाते, जो नीले धुएं में गायब होते हुए राक्षसी सेवकों की सरसराहट की आवाज में मिल जाती थी। यह दृश्य बर्फ के टुकड़ों पर पिघली हुई धातु डालने जैसा था। बर्फ के टुकड़े तेजी से पिघल जाएंगे और उनके रुकने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। ये युन ने स्वाभाविक रूप से उस वीरान पहाड़ में छिपे जाल को भांप लिया था। ऐसे में उसने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को उसी के खेल में मात देने का फैसला किया। उसने राक्षसी सेवकों द्वारा निर्मित उस वीरान पहाड़ को अपने दिव्य वृक्ष के जड़ जमाने के लिए उपजाऊ भूमि में बदल दिया। अध्याय 1220 समाप्ति। अनुवादक सीकेटेलन, संपादक सीकेटेलन। यह क्या है? स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स अचंभित रह गया। जब ये युन ने महामारी का इलाज किया था, तब स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने दिव्य वृक्ष के अस्तित्व पर ध्यान तक नहीं दिया था। उनका मानना था कि युन ने अपने रहस्यमय अग्नि बीज के उपयोग से बुरी आत्माओं का नाश कर दिया था। लेकिन अब जब वह आधा राक्षसी सेवक बन चुका था, तो स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स युन के पीछे स्थित विशाल वृक्ष को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वृक्ष का शीर्ष भाग आकाश में सीधा फैला हुआ था, मानो वह कोई देवता हो जो ऊंचा और शक्तिशाली खड़ा होकर उसे उदासीनता से देख रहा हो। दमन की एक तीव्र अनुभूति ने स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को, जो एक धधकती हुई राक्षसी काली गेंद के रूप में था, तुरंत लड़खड़ा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दलदल में गिर गया हो, और वृक्ष की चोटी के सामने ये युन टूटी हुई तलवार हाथ में लिए सीधा खड़ा था। उसने आकाश अग्नि पवित्र हाथों को ठंडे भाव से देखा। तुम्हें लगा था कि ताकतवर बनने के बाद तुम जाल बिछाकर मुझे नुकसान पहुंचा पाओगे, लेकिन अंत में तुमने सिर्फ अपनी कमजोरी ही उजागर की। ये युन की आवाज स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के दिमाग में एक तीखी सुई की तरह चुभ गई। उस वीरान पहाड़ में दिव्य वृक्ष ने जड़ जमा ली थी, और अनगिनत राक्षसी सेवक विलाप करते हुए लगातार नीले रंग के दिव्य वृक्ष में समाहित होते जा रहे थे। वे दिव्य वृक्ष के लिए शक्तिशाली ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे थे। पिछले 25 वर्षों में नीले रंग का दिव्य वृक्ष एक हरा भरा और मजबूत वृक्ष बन चुका था। यही कारण था कि युन इतना आश्वस्त था। मर जा, स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स दहाड़ा। भला वह इस तरह हार मानने को कैसे तैयार हो सकता था? उसने 2 दशकों से अधिक समय तक राक्षसी सेवकों का पालन पोषण किया था। उन्हें उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाना चाहिए था, जिससे ये युन हताश होकर उसका सामना करे और किसी भी तरह से उसका मुकाबला करने में असमर्थ हो। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स ने अचानक एक लंबी चीख निकाली, क्योंकि उस विशाल काले गोले के पार राक्षसी ज्वालाएं भयंकर रूप से जल रही थीं। फिर आकाश से गिरते उल्कापिंड की तरह बिजली की एक काली किरण शून्य में तेजी से गुजरी और सीधे ही युन की ओर बढ़ी। बूम बूम बूम। नीचे की जमीन, पहाड़ और नदियां काली बिजली की चपेट में आकर धंसने लगी। इस युद्ध के बाद यहाँ की भूगर्भीय संरचना में निस्संदेह परिवर्तन आएगा। पहाड़ समतल हो जाएंगे और नदियां सूखकर अपनी दिशा बदल लेंगी। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स अपनी जान बचाने के लिए जी जान से लड़ रहा था। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी आंतरिक राक्षसी अग्नि भी धधक रही थी। काले गोले के बाहर जल रही लपटें अब काले रंग के बीच एक भयानक लालिमा बिखेर रही थी। वह ये युन को जिंदा जला देना चाहता था, उसके शरीर के भीतर के रक्त और ऊर्जा को उबालकर सुखा देना चाहता था, साथ ही उसके पीछे मौजूद विशाल वृक्ष के प्रेत को राख में बदल देना चाहता था। ये युन, मर जाओ। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के हमले का सामना करते हुए ये युन की आंखों में हत्या का इरादा झलकने लगा। मारना। तलवार का प्रहार एक चकाचौंध भरी और तेजस्वी आकाशगंगा की तरह प्रतीत हुआ, जो दूर अंतरिक्ष में फैल गई हो। जहां भी तलवार की किरण गुजरती, अंतरिक्ष चकनाचूर होकर फिर से जुड़ जाता। ऐसा लगता था मानो उसने काले भंवरों से भरी एक नदी का सृजन कर दिया हो, और वह नदी धधकते हुए राक्षसी काले गोले की ओर तेजी से बह रही थी। एक ही वार से जीवन और मृत्यु का फैसला हो सकता है। 10,000 परी दिव्य विधि का अभ्यास करने के बाद ये युन विनाश और सृजन के साथ साथ समय और स्थान को भी आपस में एकीकृत करने में सक्षम हो गया। उसकी तलवार की शक्ति और भी विनाशकारी हो गई और उसकी दिशा को समझना और भी कठिन हो गया। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं, AliExpress से खरीदें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं, AliExpress से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। जैसे जैसे वे अलग अलग तलवार की किरणों में संघनित होते गए, वैसे वैसे विभिन्न नियम लगातार स्वयं को रचते गए। बूम। एक भयानक विस्फोट की आवाज सुनाई दी, जिससे दूर स्थित मायरीड सिटी में भीषण कंपन हुई। जिस क्षण धधकती हुई राक्षसी काली गेंद तलवार की किरण से टकराए, ऐसा लगा मानो आकाश में एक काला सूर्य फट गया हो। सैकड़ों मील दूर स्थित हलचल भरे मायरीड शहर में लाखों योद्धाओं, रसायन शास्त्रियों, मनुष्यों और यहां तक कि हजारों मील के दायरे में रहने वाले लोगों ने भी इस दृश्य को देखा। वे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। आखिर वहां क्या हो रहा था? उन्होंने आकाश में एक प्रचंड ज्वाला को जगमगाते देखा और अनेक योद्धाओं ने युवांची के उग्र उतार चढ़ाव को महसूस किया। यह अज्ञात था कि वह भयानक आभा कितनी दूर थी, लेकिन फिर भी उसके कारण उनके शरीर में सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा था। मायरीड सिटी के अंदर परी यूकिन और डोंग शियाओवान पहले ही जाग चुकी थीं। चूंकि वे अभी भी कमजोर महसूस कर रही थी, इसलिए वे नगर स्वामी किन और उनके साथियों के साथ शहर से बाहर नहीं गईं। दरअसल उन्हें हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में राजकुमारी व्हाइट फॉक्स से पता चला था, जो उनकी देखभाल करने के लिए तुरंत वहां पहुंची थी। मुझे तो यंग मास्टर ने ही बचाया, डोंग शियाओवान ने धीरे से खुद से कहा। यह सिर्फ वही हो सकता है, परी यूकिन ने कहा। ये युन के अलावा किसी और के पास ऐसी क्षमताएं नहीं थीं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा नगर स्वामी महल अचानक कांप उठा। गड़गड़ाहट लगातार जारी रहने से परी यूकिन घबरा गई। वे जल्दी से इमारत से बाहर निकली और ऊपर देखा। आकाश काले राक्षसी ज्वालाओं से रंगा हुआ प्रतीत हो रहा था। धरती लगातार कांप रही थी। बूम। एक चमकदार सुनहरी किरण काले बादलों को चीरती हुई गुजरी और पल भर में धधकती काली लपटों को बुझा दिया।
सुनहरी रोशनी ने बेतहाशा एक प्राचीन और रहस्यमय आभा बिखेरी। ये तो परी यूकिन कुछ हैरान थी। ये यी यून है। शक्तिशाली आभा के बीच राजकुमारी श्वेत लोमड़ी, जो रिश्ते के लिहाज से यी यून के सबसे करीब थी, ने सबसे पहले यी यून की आभा को महसूस किया। यी यून स्काईफायर सेक्रेट हैंड से लड़ रहा है। देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि वह पूरी तरह से नुकसान में है। वास्तव में उसका पलड़ा भारी है। राजकुमारी श्वेत लोमड़ी के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। उसे विश्वास था कि अपने स्वामी द्वारा भर्ती किए जाने के बाद उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, जिससे वह कम से कम यी यून के पास तो पहुंच सकती थी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह केवल दूर से ही यी यून को देख सकती है। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स मूल रूप से एक सर्वोच्च योद्धा था। बाद में उसने राक्षसी विधियों का अभ्यास किया और अधिक शक्तिशाली हो गया, लेकिन यी यून उसका सामना करने में सक्षम था। उसकी साधना और तलवारबाजी की तकनीकें वास्तव में भयावह थीं। उस क्षण उस सुनसान पहाड़ के नीचे जलता हुआ राक्षसी काला गोला यी यून की तलवार की किरणों से चकनाचूर हो रहा था। वह अनगिनत काली परछाइयों में तब्दील हो गया। ये यून घने काले साए के बीच से कई आवाजें गूंज उठी जो स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की थीं। वह भी अपनी सारी राक्षसी ज्वालाओं और रक्त शक्ति को इकट्ठा करके अपनी जान की कीमत पर भी यी यून को मारने की योजना बना रहा था। ये यून ने गहरी सांस ली। हालांकि यह उसके लिए थका देने वाला था, फिर भी उसे आनंद का अनुभव हो रहा था। जब उसने अपनी तलवार की किरणों से धधकते राक्षसी काले गोले को चीर डाला तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पिछले 25 वर्षों के एकांतवास में अर्जित उसकी सारी अंतर्दृष्टि उन तलवार की किरणों में समाहित हो रही हो। स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स उनके लिए एक परीक्षण स्थल था। ये यून अपनी ताकत को पूरी तरह से समझते थे। यदि स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स ने सामान्य साधना करके उस स्तर तक पहुंच प्राप्त की होती तो ये यून उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन स्काईफायर सेक्रेड हैंड्स ने अपरंपरागत मार्ग अपनाया और हजारों राक्षसी सेवकों को उत्पन्न किया, जिनका ये यून ने पूर्णतया मुकाबला किया। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। ये यून ने तलवार की नोक उठाई। जैसे ही शुद्ध यान की टूटी हुई तलवार धीरे से कांपी, आकाश और पृथ्वी तुरंत एक मंद गूंज से गूंज उठे। सुनहरी रोशनी की किरणें लहर की तरह बाहर की ओर फैल गईं, और उसके तुरंत बाद एक तलवार जैसी किरण ऊंचाई से एक चमकते सूरज की तरह नीचे गिरी। इसने बादलों, अंतरिक्ष और उन काली परछाइयों की परत को चीर दिया जो उन्मादपूर्वक एकत्रित होने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते काली छायाओं को चीरते हुए अनगिनत छेद हो गए और जमीन में विशाल दरारें खुल गईं। गुयुआन पोर्टियन नगर, स्वामीकिन और दूर स्थित माई रीड सिटी के लोगों सहित सभी ने आग की इस बारिश का दृश्य देखा। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स की आवाज ऐसी लग रही थी मानो वह नरक से निकली हो। स्विश स्विश स्विश। पेड़ की नसें बाहर की ओर निकली हुई थीं, छेदों से भरी काली आकृतियों को बिखेर रही थी, उन्हें घेर रही थी और उनमें समाहित हो रही थी। नीले रंग के दिव्य वृक्ष ने बड़ी मात्रा में राक्षसी सेवकों को अवशोषित कर लिया था, जिससे और भी अधिक शक्तिशाली युआंची का प्रवाह उत्पन्न हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सभी पत्ते नाच रहे हों। वह मर चुका है। उद्धरण चिन्ह। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को यूं ही मार दिया गया। ये सचमुच एक साफ सुथरी मौत थी। नगर प्रमुख किन ने यी यून को बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखा। 25 वर्षों के बाद यी यून काफी शक्तिशाली हो गया था। उस क्षण किन को यी यून से ईर्ष्या होने लगी। ऐसी प्रतिभा से यह संकेत मिलता है कि यदि यी यून सफलतापूर्वक परिपक्व हो जाता है तो वह जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज करते हुए मार्शल कला के और भी उच्चतर मार्गों से संपर्क स्थापित करने में सक्षम होगा। उस समय यी यून नीले रंग के दिव्य वृक्ष द्वारा समाहित की जा रही काली छायाओं को देख रही थी। सभी राक्षसी सेवकों को समाहित करने के बाद वृक्ष एक बार फिर लंबा हो गया। उसकी जड़ें और अधिक विकसित हो गईं और पत्तियां घनी हो गईं। हालांकि उसी क्षण घने काले साए के बीच से एक धुंधला सा भूरा प्रकाश का बिंदु चुपचाप निकला। एक भूत की तरह वह यी यून की पीठ की ओर उड़ गया। प्रकाश के उस बिंदु ने अपनी सारी आभा छिपा ली थी, यहाँ तक कि एक दिव्य स्वामी भी शायद उसे देख न पाए। हालांकि यी यून के पास बैंगनी क्रिस्टल था। स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स को मारने के बाद भी वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहा। उसे अचानक बेचैनी का एहसास हुआ। बिना सोचे समझे वह आगे की ओर झपटा, लेकिन उसके पीछे मौजूद धूसर रंग का प्रकाश बिंदु बहुत तेज था। उसने उसकी सुरक्षात्मक युआंची को नजरअंदाज करते हुए सीधे उसके बीच से रास्ता बना लिया। जब प्रकाश का वह धूसर बिंदु उसके शरीर में प्रवेश कर गया तो यी उनको अचानक एक चुभती हुई ठंड और मृत्यु का आभास हुआ। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसी शक्ति थी जो स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के पास नहीं थी। यी यून का दिल उछल पड़ा। क्या प्रकाश का वह धूसर बिंदु स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के गुरु द्वारा छोड़ा गया था? और क्या इसका मतलब ये था कि वह शुरू से ही स्काईफायर सेक्रेट हैंड्स के शरीर के भीतर मौजूद था?